गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? अगर मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है तो एक बार आप मुझे कंफर्मेशन कर दो लाइव चैट में, ताकि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे। एक चीज आपको और यहां पर क्लियर कर दूं, मुगल अंपायर जिसको नहीं पता है, मुगल अंपायर का आपको एबीसीडी भी नहीं पता है अगर, तो एबीसीडी से लेकर जेड तक आप आज के सेशन में जान जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आज एसएससी से लेकर पीएससी लेवल तक का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर मुगल अंपायर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से हिट कर पाओगे। ये मेरा वादा नहीं, आपसे दावा है, ये मान के आप चलो। तो मैं वरुण अवस्थी आप सभी के साथ फिर से एक बार जुड़ चुका हूं, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ जाओ मेरे साथ, और आज मुगल अंपायर कवर करेंगे इस सेशन में। मुझे नहीं पता है इस क्लास में कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन हर एक सवाल आप आसानी से कर पाओगे मुगल अंपायर का, ये वादा है मुझे मेरा आपसे। तो देखते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इस क्लास में दे सकता हूं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बनाकर देने की कोशिश करूंगा। टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, हर एक बादशाह या रूलर को भी कवर करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लूं मैं, मेरी वॉइस आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस इतना बताओ जल्दी से। क्लियर है सभी को? स्टार्ट किया जाए। हेलो, मुझे लग रहा है आप सभी को मेरी वॉइस अभी नहीं क्लियर है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। भाई कंफर्मेशन दो मुझे जल्दी से, आवाज क्लियर है मेरी या नहीं। एकदम क्लियर है? ठीक है ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, मुगल अंपायर की अगर बात करें तो हमारा जो मुगल अंपायर है वो स्टार्ट होता है 1526 से, और 1526 से ये स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? ये जाता है 1857 तक। लेकिन हमें 1857 तक नहीं पहुंचना है, हमें जो कवर करना है वो कहां से कहां तक कवर करना है, आपको यहां पर ध्यान रखना है। हमें कुछ अपने रूलर कवर करने हैं जो कि हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। अगर हमने इतना कवर कर लिया तो एसएससी में हमें कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन डिगा नहीं पाएगा। यह क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी प्लस लेवल से भी, क्योंकि प्लस में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करता हूं वो भी क्वेश्चन यहां पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मुगल अंपायर में। ठीक है, अब देखो मुगल अंपायर का पहला शासक कौन था? यह था मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसको आप बाबर के नाम से जानते हो, जिसका टेन्योर था 1526 से लेकर 1530 तक। इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं गद्दी पर, और हुमायूं आप देख रहे हो 2 बार इसने शासन किया हुआ है, 1530 से 40, और उसके बाद आप देख रहे हो 1555 से लेकर 56 तक। नेक्स्ट आप देख रहे हो हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। अकबर शासन कर रहा है 1556 से लेकर 1605 तक। इसके बाद इसका बेटा है जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शासन करता है। और इसके बाद आ जाता है शाहजहां, जो कि 1628 से लेकर 1658 तक 30 साल यहां पर शासन करता है। और इसके बाद आपको औरंगजेब पढ़ना है, जो कि 1658 से लेकर 1707 तक रूल करेगा। ठीक है, देखो यहां पर एक चीज आपको समझ आ गई होगी देखते ही कि कौन से ये 2 एम्परर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक रूल किया हुआ है। तो पहली चीज तो अकबर। ठीक है, अकबर है पहला शासक जिसने 49 ईयर तक रूल किया है। कितना? 49 ईयर। इसी तरीके से आप देखोगे औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इसने भी 49 साल तक रूल किया है, 49 ईयर। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे बनता है कि मुगलिया सल्तनत का वो एम्परर कौन था जिसने सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक रूल किया है? तो फिर आपका आंसर क्या होगा? अकबर। अगर अकबर ऑप्शन में नहीं है तो फिर डेफिनेटली ऑप्शन में औरंगजेब जरूर दिया होगा। दोनों ने ही 49 साल शासन किया हुआ है, चाहे आप जोड़ लो यहां से 1556 से लेकर 1605 49 साल होते हैं, और 1658 से लेकर 1707 ये भी 49 साल होते हैं। तीसरी चीज, अगर आप मैप में देखने की कोशिश करो तो ये पूरा भारत का मैप है, और भारत में जितना भी हरा वाला ये एरिया आपको दिख रहा है ये पूरी आपकी मुगलिया सल्तनत है। अल्टीमेटली अगर हम इस मैप को देखें तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत ने हुकूमत करी थी। मुगलिया सल्तनत से पहले हम सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत में हर एक डायनेस्टी अलग अलग हुआ करती थी। जैसे कि स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक आए, तुगलक के बाद सैयद आए, और सैयद के बाद आखिर में लोधी आ गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टी एंड सल्तनत, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टी एंड एम्पायर। तो एम्पायर और डायनेस्टी का डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी डायनेस्टी होती है वो वंश कहलाता है। डायनेस्टी क्या है? केवल एक वंश है, लेकिन एम्पायर वो है जिसमें कई सारे वंश फलते फूलते हैं, दैट इज कॉल्ड
एम्पायर। जैसे कि विजयनगर एम्पायर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है उसके अंदर 4 डायनेस्टी रूल करके गई। इसी तरीके से मुगल एम्पायर का मतलब यह है कि इस भारत में ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, इस पूरे एरिया में जितनी भी टेरिटरीज थी, जितने भी, जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां पर राजस्थान में राजपूती रजवाड़े कई सारे हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं था कि राजपूती रजवाड़ों के ऊपर हुकूमत तो उस टाइम पर मुगलिया सल्तनत ही कर रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राजपूती रजवाड़ों को मारकर उनके ऊपर हुकूमत करी जा रही थी। बात आ रही है समझ? लेकिन इससे पहले अभी तक यही हुआ था कि दिल्ली सल्तनत तक यही ट्रेंड रहा था कि अगर कहीं पर अटैक कर दिया गया है किसी टेरिटरी के ऊपर, तो इस पूरी टेरिटरी को निस्न नाबूद कर देना है, वहां पर महिलाओं को रेप कर देना है, लूट लिए जाते थे मंदिर से लेकर लोगों के घरों तक, और जितने भी लोग होते थे उन सबको बांध कर ले जाया जाता था स्लेव बनाकर। यह कंडीशन मुगलिया सल्तनत में आते आते धीमे धीमे खत्म हो गई थी, और डेफिनेटली ये कहां से खत्म होती हुई हमें दिखाई देती है? अकबर के टाइम से। तो एक एक करके देखेंगे। ये पूरा टेन्योर मुगलिया सल्तनत का काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेन्योर है किसी का तो वो है अकबर का। उससे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप मिडवल की बात कर रहे हो और मिडवल में मुगलिया सल्तनत से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार की कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लो, एक क्वेश्चन कम से कम और 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मतलब 2 से 4 नंबर का सवाल है आज की क्लास से, और हमेशा आराम से आप लाओगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर की। गाइस अगर बाबर की बात करें तो बाबर का टेन्योर 1526 से लेकर 1530 तक का है। केवल 4 साल का इसका टेन्योर है। बाबर की अगर बात करें तो इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। इसका जन्म हुआ था अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, काबुल में एक छोटा सा टाउन है जिसको बोलते हैं फरगना, फरगना में इसका जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा सेकंड, और बाबर की जो माता थी ये कौन थी? ये थी निगार खानूम, या पूरा नाम आप बोल सकते हो कुतलुग निगार खानूम। अब देखो बाबर जो था, उमर शेख मिर्जा का जो बेटा था बाबर, ये बचपन से ही काफी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का था। महत्वाकांक्षी का मतलब ये आसपास के छोटे बड़े कस्बों पर और आसपास के जितने भी शासक थे छोटे बड़े कस्बों के, उन सभी के ऊपर रूल करना चाहता था। मतलब उम्र जब से इसकी 14 या 15 साल की उम्र रही होगी तब से इसने 250 से लेकर, ऐसा बोलते हैं हिस्टोरियंस कि करीब 250 से लेकर 400 लोगों तक की इसने अपनी सेना बना ली थी। बात आ रही है समझ? मतलब वही वाली बात कि आजकल लड़के नहीं बोलते हैं कि एक कॉल करेंगे अभी 100 लड़का इकट्ठा हो जाएगा कोचिंग के बाद, वही वाला हिसाब किताब कि 14-15 साल की उम्र से ही इतना महत्वाकांक्षी था कि 250 से लेकर 400 लोगों की इसने सेना तभी बना ली थी। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक 14 साल का लड़का कहां कहां पर अटैक करने लगा था। बड़ा होता ही ये आसपास के अपने छोटे बड़े साम्राज्यों में अटैक करने लगा। कौन? बाबर, फरगना के पास के। अब यहां पर ये कई सारे शासकों से हारा भी, लेकिन फाइनली ये काबुल पे कब्जा करने पे पूरे तरीके से सुपर हिट हो गया। वहां पर जब इसने काबुल पर वहां पे कब्जा कर लिया, ये आराम से वहां पर हुकूमत भी कर रहा था, लेकिन बाबर को भारत कब आना पड़ा ये समझने वाली बात है। गाइस जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, 1526 से पहले तक हमारी दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? यह था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जब दिल्ली के तख्त पर बैठा था तो इसने क्या किया था? इसका एक कजिन ब्रदर था, इसका एक भाई था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। क्या नाम था? दौलत खान लोदी। इसने दौलत खान लोदी को लाहौर की सूबेदारी दे रखी थी। तो लाहौर में कौन है? दौलत खान लोदी है। अब देखो इब्राहिम लोदी तो अपने भाई के लिए लॉयल था, वो गद्दी पर शासक कर रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर, लेकिन जो इसका भाई था दौलत खान लोदी, इनको मजा नहीं आ रहा था लाहौर की गद्दी पर। इनको लाहौर का गवर्नर बने रहना मंजूर नहीं था। इसकी जो नजर थी वो अपने भाई की गद्दी पर थी। किसके ऊपर? मतलब दिल्ली सल्तनत के तख्त के ऊपर। मतलब वही किया धरा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, वही वाला हिसाब किताब। मतलब हमें कुछ नहीं करना धरना है, लेकिन हमें चाहिए सब कुछ, वही वाला हिसाब किताब। कुछ लोगों को आदत होती है बेवजह की सारी चीजें पा लेने की, मतलब बिना हार्डवर्क किए सक्सेस चाहिए होती है, जो कि पॉसिबल है नहीं। वेट अ सेकेंड। सो अब यहां पर क्या होता है, जो इसका भाई होता है ना दौलत खान लोदी, ये दौलत खान लोदी लेटर लिखता है किसको? ये लेटर लिखता है काबुल में बाबर को। बाबर को जब ये लेटर मिलता है और ये बाबर को बुलाता है, एक्चुअली ये लेटर लिख के बाबर को बुलाता है और बोलता है कि बाबर को कि तुम अटैक करो, आकर कहां पे? तुम करो दिल्ली के ऊपर अटैक।
बाबर को ये लेटर क्यों लिखता है? क्योंकि बाबर आसपास के प्रोविंसेस में बहुत फेमस हो चुका होता है कि बाबर नाम का कोई लुटेरा है जो कि आसपास के गांवों को और अपने आसपास के साम्राज्यों को लूट चुका है, और जिसका जो पद्धति है, बेसिकली जिसकी जो लड़ाई की पद्धति है या फिर अटैक करने की पद्धति है वो मंगोलियंस की तरह है। बाबर की जो अटैक करने की पद्धति थी वो वाकई में मंगोलियंस की तरह थी, काफी क्रूर और अचानक से अटैक कर देना और बड़ी तादाद में अटैक कर देना। इसकी वजह से इसके आसपास के जो छोटे बड़े साम्राज्य थे वो इसके सामने कभी पनप नहीं पाए। तो अभी बाबर के का जो जिसको बोलते हैं ना फेम, वो फेम अभी यहां तक पहुंच चुका था। तो ये जो दौलत खान लोधी है ये बाबर को लेटर लिखता है कि तुम आओ और मैं यहां पर तुम्हारा लाहौर से ही मैं तुम्हें अपनी आर्मी का भी सपोर्ट दूंगा और तुम दिल्ली को जाकर लूट लो। दौलत खान लोधी सोच रहे होते हैं कि बाबर तो एक लुटेरा है, दिल्ली में जाएगा, दिल्ली को लूटे उठेगा और आराम से वापस चला जाएगा। अब बाबर आता है, दिल्ली को लूटता है, दौलत खान लोधी साथ देते हैं और यहां पर दौलत खान लोधी अपने भाई इब्राहिम लोधी को मरवा देता है बाबर की मदद करके। बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी मारा जाता है। कौन से अटैक में? इसी को बोलते हैं आपका 1526 का बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है, जो कि किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इब्राहिम लोधी जब इब्राहिम लोधी मार दिया जाता है, बाबर लूट वूट लेता है दिल्ली को, तो बाबर अब जा ही नहीं रहा है। अब जो दौलत खान लोधी है वो सोच रहा बाबर अब जाएगा, बाबर तब जाएगा, बाबर कल जाएगा, परसों जाएगा। वो देख रहा है बाबर मंडे को आया था, आज वेडनेसडे हो गया, बाबर गया नहीं, कल थर्सडे है, चलो अच्छा उसके बाद जुमा करके चला जाएगा, उसके बाद ईद पड़ रही है, ईद करके चला जाएगा। लेकिन बाबर का मन नहीं बन रहा था जाने का। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मुझे पता कहाँ से लगी, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि दौलत खान लोधी ने लेटर लिखा। ये सारी चीज़ें बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है बाबरनामा उसमें लिखता है। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तान में उसको किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी ने बुलाया था, जिसके कहने पर उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था। लेकिन बाबर यहां पर रुक क्यों गया? बाबर को यहां पर वेदर पसंद आ गया था, यहां की जलवायु पसंद आ गई थी। जैसे आज की डेट में आप लोग स्विट्जरलैंड जाओ छुट्टी मनाने, तो स्विट्जरलैंड से भारत आने का मन करेगा? वापस मन ही नहीं करेगा आने का, ऐसी जलवायु ही नहीं देखी। तो वो भी बेचारा आया हुआ था कहां से? अफगानिस्तान के काबुल से आया था, बिल्कुल बंजर जमीन है, इतनी गर्मी होती है। अब यहाँ पर भारत आया, दिल्ली में आया, दिल्ली की सर्दी भाग गई और फाइनली दिल्ली में ही रुक गया यहाँ पर बाबर। और यहीं से मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो गई 1526 में। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन यहाँ पर कई सारे तथ्य ऐसे भी मिलते हैं जो कि इस बात का खंडन करते हैं कि बाबर पहली बार 1526 में भारत आया था। कई सारे तथ्य ऐसे भी मिलते हैं जो ये बताते हैं कि बाबर सबसे पहली बार 1519 में भेरा में आया था। भेरा में इसने राजस्थान में अटैक किया था। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर एसएससी जब क्वेश्चन देता है तो उसमें जब ये पूछता है कि बाबर पहली बार भारत में कब आया था, तो ऑप्शन में आपको भेरा जरूर देगा। तो उस टाइम पर चौंक मत जाना कि सर ने बताया था कि 1526 में सबसे पहले दिल्ली में अटैक किया था, ये भेरा कहां से आ गया। ध्यान रखिएगा, भेरा इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का ही एक छोटा सा टाउन है ये। तो यहां पर इसने सबसे पहले अटैक किया था और 1519 में अटैक करके चुपचाप वापस चला गया था। बात आई समझ? इसके बाद ये डायरेक्ट 1526 में आया है। अब देखो बाबर के अगर बैटल्स की बात करें तो लगातार आते ही इसने 4 साल 4 बैटल लड़े हुए हैं। 1526 में इसने पहला बैटल लड़ा हुआ है जिसको बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। यह बैटल इसका किससे हुआ? यह बैटल हुआ इब्राहिम लोधी से। यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं इब्राहिम लोधी। अब इसके बाद 1527 में इसका दूसरा बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। यह बैटल हुआ किससे? राणा सांगा से, राणा सांगा। इसके बाद तीसरा बैटल 1528 को होता है। यह बैटल क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ चंदेरी। यह किससे हुआ था? यह हुआ था मेदिनी राय से, मेदिनी राय। और इसके बाद चौथा बैटल हुआ था 1529 में जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा। यह बैटल किससे हुआ था? अफगानी फोर्सेस से, अफगानी फोर्सेस। ये जितने भी ये जो चारों बैटल हुए हैं, इन चारों बैटल में बाबर की जीत हुई है, बाबर विन हुआ है। यहां पर बाबर इन चारों बैटल्स को जीतता है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है और वो है तोपों का इस्तेमाल। जी हां, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले तोपों का, कैनन्स का इस्तेमाल किसने किया, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? बाबर होगा। बाबर ने ही सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया था। गाइस, इसकी जो पद्धति थी ना युद्ध लड़ने की, वो जो टैक्टिक्स थी, इसी टैक्टिक्स की वजह से ही ये सारे युद्ध जीतता चला गया लगातार। लाइक ये सामने वाले की सेना है यहां पर और ये बाबर की सेना है। ये पहले ही क्या करता था?
यहां पर इस तरीके से गड्ढे खोद देता था और इनमें अपनी तोप फंसा देता था इस तरीके से। ये इसकी तोप लगी हुई है कैनन्स, और अपने सारे जितने भी सोल्जर्स थे वो इन गड्ढों के अंदर छुप जाते थे। बात आ रही है समझ? तो केवल तोपें बाहर निकली हुई हैं और तोपों से ही हमला कर करके इतना सटीक तरीकी आप बोल सकते हो टैक्टिक्स थी इसके पास, जिसकी वजह से देखते ही देखते चारों तरफ सामने वाले की सेना को ये ध्वस्त कर देता था। जाहिर सी बात है, जब अपने सोल्जर अंदर हैं और इंजरी नहीं होगी, तो जब तक कैजुअलिटी नहीं होगी तब तक आप युद्ध कैसे हारोगे? बात आ रही है समझ? सो दैट वाज द मेन रीजन, यूज ऑफ कैनन्स वाज द मेन रीजन बिहाइंड ऑफ ऑल दिस बैटल्स, कि बाबर यहां पर कोई भी बैटल हारा नहीं है। इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पीछे कोई खास रीजन नहीं था, इसकी मृत्यु जनरली ही हुई थी। और इसकी टॉम्ब कहां पर है? इसकी टॉम्ब के लिए भी आपको ध्यान रखना है, इसकी टॉम्ब भारत में आगरा में भी है। आगरा के आराम बाग में पहले इसको दफनाया गया था। कहां पर? आराम बाग में। लेकिन उसके बाद इसकी डेड बॉडी को निकालकर फाइनली ले जाया गया और अफगानिस्तान के काबुल में जहां का यह था वहीं पर इसको दफना दिया गया। तो देखो यहां पर भी दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा एसएससी, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ बाबर? तो आपका आंसर क्या होगा? काबुल। जब आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ बाबर, बाबर की टॉम्ब कहां है, तो परमानेंट टॉम्ब उसकी कहां है? काबुल में है। लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है वेयर इज द टॉम्ब ऑफ बाबर इन इंडिया, भारत में बाबर की टॉम्ब कहां है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आगरा। ध्यान रखिएगा, समझ गया ना? इसलिए परेशान मत होना, दोनों ही चीजें आपको बताता चल रहा हूं, साथ में हर चीज में भी बताता चल रहा हूं कि एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इसको याद रखने का एक और तरीका है, ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं। इसको बोलते हैं पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। क्या बोला मैंने? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो पानी पिया, पी फॉर पानीपत, खाना खाया, के फॉर खानवा, चांद देखा, सी फॉर चंदेरी, घर गया, जी फॉर घाघरा, और उसके बाद मर गया। बस यहां से यहां तक देखो, बाबर का टेन्योर खत्म 1526 से लेकर 1530 तक। अभी बताओ बाबर में किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी बताओ, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से, बोलो भाई। अभी देखो यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है बाबर से रिलेटेड। देखो जब बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो बाबरनामा लिखी हुई है, ठीक है, इसमें आपको एक चीज ये समझनी है कि क्वेश्चन ये पूछता है एसएससी कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सबसे शक्तिशाली राजा भारत का किसको बताया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया हुआ है कृष्णदेव राय को। किसको? कृष्णदेव राय। ये जो कृष्णदेव राय है, ये आपको ध्यान रखना है विजयनगर एम्पायर का शासक था, विजयनगर एम्पायर का राजा था। और विजयनगर, पूरे विजयनगर एम्पायर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ है कौन? राजा कृष्णदेव राय। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के समकक्ष में बाबर ने किस भारतीय राजा को सबसे ज्यादा ताकतवर बताया हुआ है? अब बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, एक लास्ट थिंग बता दूं, बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाबरनामा। और इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? इसको तुर्क लैंग्वेज में लिखा गया था। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मुगलिया सल्तनत के अंदर केवल 5% किताबें ही तुर्क लैंग्वेज में लिखी गई हैं। टर्किश इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तुर्क बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो, मुगलिया सल्तनत के अंदर केवल 5% किताबें ही तुर्क लैंग्वेज में लिखी गई हैं। बाकी सारी किताबें आप आगे जो देखोगे वो सारी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाएंगी। किसमें? पर्शियन, मतलब फारसी लैंग्वेज में। इसीलिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि मुगलिया सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? पर्शियन। फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगलिया सल्तनत की, ठीक है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये सब जो भी आते थे वो फारस की नॉलेज रखते थे, लेकिन ये जितने भी आते थे ये उस टाइम पर अपने आप को तुर्क बोलते थे। तो बाबर ने अपने आप को तुर्क बोला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या बोला है? तुर्क बोला है। अब देखो उस टाइम पर जाहिर सी बात है यार, आधार कार्ड तो होता नहीं था, समझ रहे हो ना। ये ज्यादातर लोग अफगानिस्तान वाली बेल्ट से आते थे, बट उसके बाद भी अपने आप को तुर्क बोलते थे। तो अब जब वो तुर्क बोल के गए हैं तो हम लोगों को मान लेना है। आधार कार्ड तो हम चेक करने जाएंगे नहीं ना कि बाबर का आधार कार्ड देख लें यार, कहीं से मिल जाए आधार कार्ड, या पासपोर्ट ही मिल जाए, राशन कार्ड कम से कम मिल जाए तो पता लग जाए तुर्क था क्या अफगानी था प्रॉपर या क्या था, समझ रहे हो। तो हिस्टोरियंस ने जो लिख दिया है उसे हम मान लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है बाबर ने अपने आप को तुर्क कहा हुआ है, ओके। इसके बाद आगे आ जाते हैं।
अब देखो बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में और बाबर का बेटा कौन आता है, हुमायूं आ जाता है गद्दी के ऊपर। सबसे पहले तो एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करो, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है यही आपको अजीब सा दिख रहा होगा, 1530 से 40, फिर 55 से 56 तक। इसका मतलब यह है कि हुमायूं अकेला ऐसा मुगलिया सल्तनत का शासक है जिसने 2 बार रूल किया हुआ है। पहले 1530 से 40 10 साल रूल किया है और उसके बाद आप देख रहे हो करीब 1 साल इसने रूल किया है। अब देखो हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है, हुमायूं की जो जिंदगी रही है ना ये काफी स्ट्रगलिंग रही है। अभी आप समझ जाओगे कैसे रही है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो अगले ही साल एक इसका बैटल हो जाता है जिसको बैटल ऑफ देवरा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1531 में होता है। ये जो बैटल ऑफ देवरा इसका हुआ था, ये किससे हुआ था, ये हुआ था इसका शेर शाह सूरी से। बहुत कम किताबें आपको बता पाएंगी, सिविल सर्विसेज की कुछ ही किताबें आपको बता पाएंगी, इवन आपको गूगल भी नहीं बता पाएगा कि बैटल ऑफ देवरा किससे हुआ था। हालांकि मैं चाहता तो स्किप कर सकता था, लेकिन क्या जरूरत है स्किप करने की, मे बी क्योंकि अब टीसीएस है कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है बैटल ऑफ देवरा शेर शाह सूरी से हुआ था 1531 में। यह बैटल कौन जीता था, हुमायूं जीता था। कोई दिक्कत नहीं थी, हुमायूं ये बैटल जीत गया। अब इसके बाद क्या होता है कि 1533 में हुमायूं ने इन 2 चीजों की स्थापना करी है। हुमायूं ने एक शहर की स्थापना करी दिल्ली के पास जिसका नाम है दीन पना शहर। तो आपको ध्यान रखना है, एसएससी क्वेश्चन पूछता है दीन पना शहर की स्थापना किसने करी है, योर आंसर विल बी हुमायूं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इसी शहर के अंदर शेर ए मंडल नाम का एक पुस्तकालय बनवाया हुआ है हुमायूं ने, मतलब एक लाइब्रेरी बनवाई है हुमायूं ने। अब आप कहोगे सर कई किताबें तो कहती हैं कि शेर ए मंडल शेर शाह सूरी ने बनवाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर तर्क पर बात करते हैं, कई सारी किताबें ये भी बोलती हैं कि शेर ए मंडल हुमायूं ने बनवाया हुआ है, कई सारी किताबें बोलती हैं शेर शाह सूरी ने बनवाया हुआ है। मैं ये मानता हूं कि हुमायूं ने बनवाया हुआ है, उसके मेरे पास कई सारे तर्क हैं। लेकिन आप ये बोलोगे कि शेर ए मंडल शेर शाह सूरी ने बनवाया हुआ है, तो उसका कोई तर्क नहीं निकलेगा। मैं आपको केवल 2 तर्क देना चाहूंगा। अभी हम लोग शेर शाह सूरी के भी बारे में पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा शेर शाह सूरी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो पुस्तकालय बनवा के क्या करेगा, उसकी पुस्तकालय में क्या रुचि होगी। जैसे कि अकबर की पढ़ाई लिखाई से जैसी कोई रुचियां ही नहीं थी, कोई वर्क और एस्टैब्लिशमेंट ही हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हम सभी को पता है अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अब दूसरी चीज ये है, जो दीन पना शहर की स्थापना है, ये तो पक्की बात है ना कि हुमायूं ने बनवाया हुआ है। लेकिन अगर शेर शाह सूरी ने शेर ए मंडल बनवाया है तो दीन पना शहर के अंदर जाके क्यों बनवा दिया भाई? जिसकी स्थापना हुमायूं ने करी है उसके अंदर जाके शेर शाह सूरी ने क्यों बनवा दिया, बताइए। ये तो वो टाइम हुआ करता था जब एक दूसरे की यूज करी हुई कंघी भी यूज नहीं करेंगे, मतलब अपना ही कंगा लेके चलेंगे। आपने मेरी कंघी एक बार यूज कर ली तो तोड़ के फेंक देंगे, इतने बड़े रईस हुआ करते थे। तो फिर शेर ए मंडल उसके शहर में जाके अपना पुस्तकालय क्यों बनवाएंगे, समझ रहे हो। तो ये तर्क ऐसे है, लेकिन कई सारे लोग अपना कॉमन सेंस यूज करके बोल देते हैं शेर ए मंडल नाम ही इसलिए रख दिया होगा कि शेर शाह सूरी ने बनवाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल अगर एसएससी की बात करें, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि अगर एसएससी पूछेगा तो हम क्या लिखें, ध्यान रखिएगा एसएससी ने आज तक ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। एसएससी कभी भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमेशा फैक्ट बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछेगा जिसके जवाब एक जैसे हर किताब में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद 1531 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जब ये बैटल ऑफ देवराय होता है जिसको हुमायूं जीत जाता है, इसके करीब 8 साल बाद 1539 में हुमायूं के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होता है जिसको बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये चौसा में युद्ध हुआ था इस वजह से इसको चौसा के नाम से जानते हैं। और ये अटैक किसने किया था? शेर शाह सूरी ने यह अटैक किया था हुमायूं के ऊपर। इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। अब हुमायूं जब हार जाता है तो यह है भारत, ऊपर वाली टेरिटरी से नीचे आ जाता है यहाँ पर। और ये जो उत्तर प्रदेश वाला और मध्य प्रदेश वाला एरिया है पूरा, ये उस टाइम पे क्या कहलाता था? ये कहलाता था कन्नौज। कन्नौज याद है पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद वाली जो स्टोरी है, जो मैं प्लस में आपको पढ़ाता हूं, तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कन्नौज का राजा जयचंद था। तो ये पूरी टेरिटरी कन्नौज पड़ती थी, ये नीचे आ जाता है भाग के कन्नौज में। लेकिन शेर शाह सूरी बिल्कुल खफा होता है 1531 से ही। वो कहता अब मैं दौड़ा के मारूंगा, और फाइनली पीछा करते हुए पहुंच जाता है कहां पर? कन्नौज में। और अगले ही साल कन्नौज में जाके हुमायूं से फिर से आमना सामना हो जाता है। कन्नौज का पुराना नाम बिलग्राम भी है, इसी वजह से इसको बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। यहां पर फिर से अटैक होता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये होता है कब? 1540 में, अगले ही साल। और इस बार हुमायूं की और ज्यादा बुरी हार होती है। हुमायूं के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और हुमायूं सीधा यहां से
भारत छोड़ने की तैयारी कर लेता है और भारत छोड़ता हुआ सीधे भाग के कहां जाता है, भाग के जाता है ईरानियन कोर्ट में। अब देखो हुमायूं यहां पर 1540 से भाग गया है तख्त छोड़ के, इसी वजह से आप देख रहे हो 1530 से 1540 के बाद ये 15 साल का गैप है बीच में। इन 15 साल तक मुगलिया सल्तनत की हुकूमत नहीं रही भारत में, मुगलिया सल्तनत उजड़ चुकी है, फिर से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान देना है कि जब ये ईरान पहुंच जाता है तो उस टाइम पर ईरान का जो खलीफा होता है, जैसे हमारे यहाँ राजा होते हैं, उस टाइम पर वहां पे जो पद हुआ करते थे उनको खलीफा बोलते थे। तो वहां का खलीफा कौन था? ये था शाह तमस्प। क्या नाम है? शाह तमस्प। तो शाह तमस्प के दरबार में पहुंचता है हुमायूं और शाह तमस्प से हुमायूं क्या करता है? अपने आप को छुपाने की मांग करता है कि भाई हमें यहां पर शरण दे दो। और शाह तमस्प हुमायूं के सामने क्या करता है? एक शर्त रखता है कि आपको हम तभी यहां पर पनाह दे सकते हैं जब आप पहले अपने आप को शिया में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मतलब हुमायूं सुन्नी होता है, उसको शिया में कन्वर्ट होने के लिए बोलता है कौन? शाह तमस्प। बाय द वे यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हुमायूं के पास और कोई चारा होता नहीं है, हुमायूं को अपनी जान बचानी होती है और जान बचाने के लिए वो क्या करता है? वो तैयार हो जाता है कि वो शिया धर्म को ऑप्ट करेगा। यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, भारत में कई बार ये डिस्प्यूट चलता है, ठीक है, इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो धार्मिक मामला हो जाएगा। मुझे क्या करना है किसी के धार्मिक मामले से, ना ही आपको कुछ करने की जरूरत है, लेकिन रीजन पता होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो लोग मुगल्स को मानते हैं, भारत के कई सारे मुसलमान क्या बोलते हैं? भारत के कई सारे मुसलमान आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार दावा करते हैं कि वो मुगल्स हैं। ठीक है, वो मुगल्स हैं, ये दावा करते हैं। तो ये ठीक है कि अगर वो दावा करते हैं, लेकिन आपने लोगों ने कई बार देखा होगा कि इसी में कई बार ये भी शिया और सुन्नी के बीच का डिबेट बन जाता है कि भाई अगर आप मुगल्स को मानते हैं तो मुगल तो सुन्नी थे, लेकिन फिर आप मुगल्स को अगर मानते हैं तो फिर आप शिया क्यों हो गए? तो उसमें से कुछ मुसलमान इसी बात का दावा करते हैं कि हम शिया इस वजह से हो गए क्योंकि ईरान में जाके हुमायूं ने धर्म परिवर्तन किया था, खुद को शिया में कन्वर्ट किया था। बात आ रही है समझ? तो ये वो पूरा मुद्दा है जिसकी वजह से थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है माहौल में। तो अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए चीजों से, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। इसके बाद आते हैं यहां पर, देखो जब यह ईरान में खलीफा के यहां पर रहने लगता है, ईरानियन कोर्ट में इसको पनाह मिल जाती है और हुमायूं वहां पर रहने लगता है, वहां पर इसकी मुलाकात होती है किससे? हामिदा बानो से। हामिदा बानो, जी हां, ये इनकी वाइफ है। अब हामिदा बानो कौन होती है, इनके बारे में जान लो। हामिदा बानो बेसिकली शेख अली अकबर जामी, जो कि कभी पूर्वज थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी शेख अली अकबर जामी की ये बेटी है। और शेख अली अकबर जामी कौन है? इनके पूर्वज थे मुगल प्रिंस हिंदाल मिर्जा। मतलब अल्टीमेटली देखो तो ये भी कौन है? हामिदा बानो भी कौन है? ये भी एक तरीके से मुगल है, क्योंकि इनके पिता के पूर्वज कौन थे? हिंदाल मिर्जा, जो कि मुगल हुआ करते थे। समझ रहे हो बात को? और ये जो शेख अली अकबर जामी थे, ये शाह तमस्प के ही कोर्ट में रहते थे। तो शाह तमस्प की एज अ बेटी थी कौन? हामिदा बानो। तभी कई सारी किताबें ये भी लिख देती हैं कि ईरान का जो खलीफा था उसकी बेटी थी हामिदा बानो। एक्चुअली देखा जाए तो उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इनकी कोर्ट में ही संरक्षण था हामिदा बानो का। इसके बाद हुमायूं और हामिदा बानो दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। फाइनली इन दोनों का निकाह कर दिया जाता है और निकाह करने के बाद इनको वहां से देश निकाला दे दिया जाता है। ये वो टाइम हुआ करता था कि अगर आपको प्यार वगैरह करना है, कबीर सिंह वगैरह बनना है, तो घर पहले छोड़कर जाइए, घर से बाहर निकल जाइए, बाकी करिए जो करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहां से हुमायूं और हामिदा बानो का निकाह हो जाता है और दोनों को यहां से देश निकाला दे दिया जाता है। ना चाहते हुए भी दोनों को ईरानियन कोर्ट से बाहर निकलना पड़ता है। और ये है ईरान। ईरान से अब आप देख रहे हो मुश्किल से ये टेन्योर हुआ होता है 1541 का, और 1540 में हुमायूं भागा है। आपने अभी देखा है कि हुमायूं भाग के आया 1540 में, बैटल ऑफ बिलग्राम में हार के। अब जब 1541 में हुमायूं, आप देख रहे हो एक ही साल मुश्किल से हो पाया था, हुमायूं को देश निकाला वहां से भी दे दिया जाता है। अब उसके पास कोई चारा तो बचता नहीं है। अब हुमायूं अपनी वाइफ हामिदा बानो के साथ चलता हुआ इस पूरे दर बदर रेगिस्तान से वापस भारत की तरफ आ रहा होता है। और भारत में एक टेरिटरी पड़ती थी जिसका नाम है क्या? अमरकोट। क्या नाम है? अमरकोट। आज की डेट में टेरिटरी पाकिस्तान में पड़ती है। ये पाकिस्तान में टेरिटरी चली गई है आज की डेट में, ये वाला एरिया है, ठीक है, भारत का। आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना? होपफुली आप कर पा रहे होगे। मैं प्रॉपरली मैप मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है, बट हाँ फिर भी आप समझ रहे होगे। इस कोन का मतलब ही हो जाता है भारत, सब कुछ हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि अमरकोट में जब हुमायूं पहुंचता है तो उस टाइम पर हामिदा बानो प्रेग्नेंट होती है।
और हामिदा बानो वॉज गॉट इन ट्रबल। तो उस टाइम पर जो हुमायूं होता है, हुमायूं के पास कोई रास्ता तो बचता नहीं है। जो अमरकोट होता है, अमरकोट के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है राजा वीर साल। तो राजा वीर साल से मदद मांगता है हुमायूं वहां पर, और राजा वीर साल हुमायूं और हामिदा बानो को अपने महल में पनाह देते हैं। यह दिन होता है 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को इस दिन हामिदा बानो राजा वीर साल के महल में, जो कि अमरकोट के राजा हैं, इनके महल में एक लड़के को जन्म देती हैं। और ये लड़का कौन होता है? ये लड़का होता है जलालुद्दीन मोहम्मद। कौन है? जलाल, जिसको प्यार से जलाल बोलते होते हैं, और इसका पूरा नाम क्या होता है? जलालुद्दीन मोहम्मद। तो जलालुद्दीन मोहम्मद का जन्म आप देख रहे हो चुका है। अब देखो हुमायूं को समझ आ रहा होता है कि बॉस ये तो गड़बड़ी हो चुकी है यार। देखो है क्या कि वैसे ही यार हालत खराब थी, अब हालत और ज्यादा खराब हो गई है। पहले मैं अकेला था, अब बीवी भी है और बच्चे भी है, कहाँ जाएंगे? और एक टाइम पे मेरे पास सल्तनत हुआ करती थी, पूरी मुगलिया सल्तनत डूब चुकी है, इवन है ही नहीं, सिर्फ मेरी वजह से। तो बेटा कुछ तो करना होगा, आर पार की लड़ाई कर लो, उससे अच्छा है। हुमायूं ये सब सोचता रहता है। हुमायूं ने एक खास बात थी, हुमायूं ने एक काम बहुत ही अच्छा किया था। हुमायूं 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई। यहां पर समझना है हुमायूं जो 4 भाई थे ये कौन कौन थे। पहला तो खुद था हुमायूं, दूसरा था इसका भाई कामरान। कौन था? कामरान। तीसरा भाई था हिंदाल, और चौथा भाई था अस्करी। अब हुमायूं ने क्या कर रखा था? हुमायूं की खास बात यह थी, इसने कभी भी अपने भाइयों का हक नहीं मारा। हुमायूं क्या करता था, खुद तो दिल्ली पर शासन कर ही रहा था, लेकिन इसने कामरान को लाहौर की सूबेदारी दे रखी थी। कहां की? लाहौर की। और हिंदाल और अस्करी, इन दोनों को इसने मेरठ की सूबेदारी दे रखी थी। मतलब अब आप समझ रहे हो। अब यहां पर देखो आप, क्योंकि कन्नौज तक आ चुका था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अगर हम भारत की बात करें तो यहां तक तो आ ही चुका है, तो मेरठ तो पूरा चला गया, समझ रहे हो। तो हिंदाल और अस्करी तो भाग चुके होते हैं हुमायूं के टाइम में ही, ये भी भाग चुके होते हैं, लेकिन लाहौर तक शेरशाह सूरी नहीं पहुंचा होता है। तो इसका भाई जो कामरान होता है वो लाहौर में अभी भी शासन कर रहा होता है, और हुमायूं को पता लगता है, और हुमायूं सीधे जाता है कहां पर? लाहौर जाता है अपने भाई कामरान के पास। वहीं पर पता लगता है उसको कि हिंदाल और अस्करी भी कामरान के ही दरबार में है। अब हुमायूं क्या करता है? क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके। तो हुमायूं अब यहां पर क्या करता है? हुमायूं अपने भाई कामरान से मदद मांगता है कि भाई मेरी मदद कर दो, मैंने तुम्हें एक टाइम पर सूबेदारी दी थी और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं आज तुमसे मदद चाहता हूं, मुझे दिल्ली पर मुगलिया सल्तनत का परचम फिर से लहराना है, और जिस तरीके से सल्तनत चली गई है, हम ही लोगों का धर्म बनता है कि हम लोग अपनी सल्तनत को बचाएं। हिंदाल तैयार नहीं होता है, फिर धीमे धीमे हुमायूं कामरान तैयार जब नहीं होता है तो हुमायूं हिंदाल और अस्करी को तैयार करता है। उसके बाद हिंदाल और अस्करी मिलकर कामरान को तैयार करते हैं। ये सब करते करते और उसके बाद सेना का अरेंजमेंट करते करते एक बड़ी तादाद में सेना चाहिए होती है, क्योंकि दिल्ली पर अटैक करना है, समझ रहे हो। और वो किसके ऊपर करना होता है? सूरी डायनेस्टी के ऊपर। तो ये सब करते करते कितना टाइम हो जाता है? आप देख रहे हो 1542 में अकबर का जन्म होता है, और 1542 से लाहौर जाता है हुमायूं। तो 1542 से लेकर 1555 तक करीब 13 साल का समय लग जाता है इन सब के बीच में। इसके बाद 1555 में पूरी तैयारी के साथ ये चारों भाई मिलकर सीधे अटैक करते हैं किसके ऊपर? सूरी डायनेस्टी के ऊपर, मतलब शेरशाह सूरी की डायनेस्टी के ऊपर, जो कि 1555 में भी दिल्ली के ऊपर रूल कर रही होती है और हिंदुस्तान की मेन डायनेस्टी बनकर रूल कर रही होती है। 1555 में जब ये अटैक करते हैं, इसी को बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से जाना जाता है। और बैटल ऑफ सरहिंद किसके बीच में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, कोई भूलना मत, ये हुमायूं और इस टाइम पर शेरशाह सूरी नहीं बचा होता है। शेरशाह सूरी का बेटा शासन कर रहा होता है, जिसका नाम है सिकंदर शाह सूरी। क्या नाम है? सिकंदर शाह सूरी। दोनों के बीच में बैटल होता है और सिकंदर शाह सूरी मारा जाता है, और हुमायूं वापस से मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर देता है दिल्ली के ऊपर। बात आई समझ? तो आप देख रहे हो किस तरीके से 1530 से 40 तक उसने शासन किया है। और उसके बाद ये जो 15 साल का जो टेन्योर है, इस 15 साल के टेन्योर में हुमायूं ने कितना स्ट्रगल झेला है इन 15 साल में। और उसके बाद 1555 में उसने फिर से अटैक किया और मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर दी। इसी वजह से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि ये मुगलिया सल्तनत का कौन सा शासक है जिसकी लगभग पूरी जिंदगी किसमें निकल गई? स्ट्रगल में ही निकल गई। इसके बाद 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में।
चलिए अब रिज्यूम करते हैं 1540 को, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये भी तो देखना है कि इन 15 सालों में हुआ क्या, तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो 1540 में क्या होता है, जब हुमायूं को हरा देता है बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है शेरशाह सूरी की डायनेस्टी आ चुकी है। शेरशाह सूरी क्या करता है, सूरी डायनेस्टी की स्थापना करता है। यह है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो टेन्योर है ये केवल 1540 से लेकर 45 तक का है, मतलब शेरशाह सूरी ने 5 साल तक ही केवल रूल किया है, लेकिन डायनेस्टी इसकी रूल करेगी 1540 से लेकर 1555 तक, क्योंकि उसके बाद इसका बेटा आ जाएगा 5 साल बाद, सिकंदर शाह सूरी। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो जम के क्वेश्चन एसएससी बनाता है शेरशाह सूरी से, बहुत ध्यान से समझना है। इसका टेन्योर जरा सा टेन्योर है 5 साल का, लेकिन बेइंतहा काम कर डाले इसने, बढ़िया बढ़िया काम किए थे इसने, ठीक है। तो यहां पर समझना, इसके जो काम है ना ये थोड़े से रियलिस्टिक काम आपको लगेंगे वाकई में इसके काम, इस वजह से एसएससी ज्यादा क्वेश्चन शेरशाह सूरी के टाइम से ही पूछता है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, शेरशाह सूरी का जो नाम है वो 2 बार चेंज हुआ है। इसका रियल नेम क्या था, इसका रियल नेम था फरीद खान। क्या था, फरीद। फरीद हसन खान का बेटा था, और हसन खान एक जमींदार हुआ करते थे सासाराम के। सासाराम कहां पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। तो बिहार के जमींदार सासाराम के यहां पर जो सासाराम के एक जमींदार थे बिहार के, हसन खान का बेटा था फरीद खान। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जमींदार का ही बेटा था, लेकिन पास में एक सल्तनत हुआ करती थी यहीं पर सासाराम के पास में। इस सल्तनत का मालिक हुआ करता था, आप बोल सकते हो इस सल्तनत का राजा हुआ करता था शाह लोहानी। तो शाह लोहानी के यहां पर फरीद काम किया करता था। फरीद मात्र 12 साल का था जब ये शाह लोहानी के यहां पर काम किया करता था। अब उस टाइम पर जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे उन्हें शेरों से खेलने का शौक हुआ करता था। तो जो शाह लोहानी होता है वो एक दिन शेरों से खेल रहा होता है और एक शेर उसकी तरफ झपटता है। फरीद वहीं पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। फरीद केवल 12 साल का है, अभी ये शेरशाह सूरी नहीं बना है, ठीक है। अब ये खड़ा वहां पर देख रहा होता है, और जैसे ही वो शेर इसके राजा के ऊपर लपकता है, फरीद अपने हाथ में जो तलवार होती है उस तलवार से शेर की गर्दन को अलग कर देता है। वो दिन होता है कि उसी दिन इसको एक टाइटल मिलता है शेर खान का। कौन सा टाइटल मिलता है, शेर खान का। तो आप देख रहे हो पहली बार इसका नाम चेंज हुआ कब, जब इसने शेर की गर्दन को एक झटके में अलग कर दिया तलवार से, तब इसको शेर खान का टाइटल मिला। अब इसके बाद शेरशाह सूरी ये कब से बना, तो ध्यान रखिएगा, ही हैड एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ शेरशाह आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। अभी हम लोगों ने बात करी ना कि भैया 1539 में जब 8 साल बाद हुमायूं के ऊपर बैटल इसने अटैक किया था, जिसको बैटल ऑफ चौसा के नाम से जाना जाता है, और हुमायूं को इसने हराया था। तो यहां पर इसी बैटल की बात हो रही है। इसी बैटल के दौरान जब इसने हुमायूं को हराया था, तो उसी के बाद इसने शेरशाह सूरी का टाइटल एक्सेप्ट किया। अब आप कहोगे ऐसी भी क्या खास बात थी इस बैटल में कि इसने शेरशाह सूरी का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया। खास बात थी, समझने की कोशिश करो। बाबर जब से आया है और जब से मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई है, तब से लेकर 1539 तक, जब तक हुमायूं हारा नहीं है, तब तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि किसी मुगलिया सल्तनत के शासक को हरा सके। तो पहला शासक कौन था, शेरशाह सूरी था, जिसने किसी भी मुगल को हराया था। यह क्वेश्चन बनता है और लोग फंस जाते हैं। जैसे ही यह क्वेश्चन बनाया जाता है, लोग फंस के पता है आंसर कहां देते हैं, आंसर सीधे देते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम के, कि मतलब औरंगजेब के टाइम के। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। शेरशाह सूरी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने किसी मुगल को हराया था, इवन टाइटल भी एक्सेप्ट किया शेरशाह सूरी 1539 में। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक महाकाव्य की रचना करी हुई है जिसका नाम है पद्मावत। अभी इस पर एक मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले, संजय लीला भंसाली की मूवी, ठीक है ना, जिसमें अलाउद्दीन और रानी पद्मिनी की कहानी है। तो ये जो महाकाव्य है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा हुआ है। कुछ लोग इस महाकाव्य को मिथ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं काल्पनिक घटना है, लेकिन जो भारतीय समाज है, भारत में जो राजपूती समाज है, वो रानी पद्मिनी की पूजा करते हैं और वो रानी पद्मिनी के जौहर को भी मानते हैं। जब जौहर को मानते हैं कि तो फिर दैट मीन्स ये कहानी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों की भावनाओं के हिसाब से ये सही कहानी है। इसके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड रुपया, इट वॉज ऑफ 178 ग्रेन सिल्वर। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी, आज की डेट में जो हम लोग करेंसी यूज कर रहे हैं ना, रुपया, ये किसकी देन है, ये इसी ने स्टार्ट करी थी। अब आप कहोगे इससे पहले फिर क्या क्या चलता था, इससे पहले काउंटिंग चला करती थी। मतलब इससे पहले एक सिस्टम ये चला करता था कि भाई मैं आपसे खुश हूं तो मैंने आपको बोला कि भैया इनको 10 सिक्के दे दो। मैं आपसे और ज़्यादा खुश हूं, मैंने कहा भैया एक काम करो इनको 50 सिक्के दे दो। या किसी को सैलरी बेसिस पर रखा जा रहा है तो 2 सिक्के, 5 सिक्के, 10 सिक्के, 20 सिक्के ऐसे रखा जाता था।
लेकिन अब से रुपया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान ये रखना होगा कि शेर शाह सूरी ने जो रुपए के कॉइन चलाए थे ये कौन से मेटल में चलाए थे, तो इसने दो मेटल में रुपये के कॉइन चलाए थे, एक इसने गोल्ड के सिक्के चलाए थे और दूसरा इसने सिल्वर के सिक्के चलाए थे, चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का इसने चलाया था। लेकिन यहां पर भी एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पहला रुपया कॉइन था ये कौन से मेटल में प्रिंट हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, सिल्वर में प्रिंट हुआ था। हालांकि गोल्ड और सिल्वर दोनों में चलाए थे, लेकिन पहला सिक्का सिल्वर में था, यह चीज ध्यान रखिएगा। और जो पहला सिक्का था इसका वजन कितना था, 178 ग्रेन। ये ग्रेन और ग्राम में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट। समझ गए बात को। अब इसके बाद आगे आते हैं शेर शाह सूरी के वर्क एंड बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसने किला कोहाना की स्थापना करी है। इसने दिल्ली के पास ही किला कोहाना की स्थापना करी है। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इसको क्या बोल दिया, ओल्ड फोर्ट बोल दिया। हिंदी में इसी को हम लोग पुराना किला के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पुराने किले की स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर होगा शेरशाह सूरी। लेकिन अगर आपको फंसाना चाहेगा तो फंसा भी देता है यहीं पर। जब भी उसे फंसाना होगा आपको, वो क्या करेगा, वो ओल्ड फोर्ट नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा कि किला कोहाना की स्थापना किसने करी, तो आप फंस जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा इसका रियल नेम क्या है, किला कोहाना। अब यहां पर दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इसने सड़क आजम की भी स्थापना करी है। अब ये सड़क आजम क्या है, शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाई है जो कि बांग्लादेश के सोनार गांव से, इस जगह का नाम क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सोनार गांव से लेकर ये रोड जो जा रही है ये इस तरीके से भारत को काटती हुई रोड जाती है और कहां तक, पाकिस्तान के पेशावर तक। उस टाइम पर पेशावर को पुरुषपुर के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे, पुरुषपुर। पुरुषपुर पुराना नाम है पेशावर का, आज की डेट में इसी को पेशावर के नाम से जाना जाता है। ये जो रोड है इसी को बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, ग्रैंड ट्रंक रोड बोला है। इसी को आज की डेट में आप लोग जीटी रोड बोलते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब भी फंसाना होगा उसे, वो इतने नामों में से कोई भी एक नाम आपसे पूछ देगा। तो ध्यान रखना है आपको, सड़क आजम केवल एक ही नाम नहीं है इसका, या जीटी रोड केवल एक ही नाम नहीं है। इसी को उत्तर पाथ भी बोलते हैं, इसी को शाहराह आजम भी बोलते हैं, इसी को सड़क आजम भी बोलते हैं, इसी को बादशाही सड़क भी बोलते हैं, और इसी को द लॉन्ग वॉक भी बोलते हैं, और इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड तो बोलते ही हैं। बात आई समझ। तो इन पांचों नामों में से कोई भी नाम अगर मिल जाए, कंफ्यूज आप नहीं होगे, चीते की चाल से एकदम लगा देना, आंसर सही हो जाएगा। समझ गए। इन पूरे 6 नामों में से, सॉरी ये जो ऊपर वाले 5 है ध्यान रखिएगा, जीटी तो आपको ध्यान नहीं है। रोड एक बार फिर से समझो, बांग्लादेश के सोनार गांव से लेकर ये रोड बनी है कहां तक, पाकिस्तान के पुरुषपुर तक। आज की डेट में अगर बात करी जाए तब तो ये पूरा भारत था। आज की डेट में ना सड़क का ओर है ना छोर है भारत के अंदर, केवल ये 20 से होती हुई सड़क भारत से जा रही है, इसके दोनों एंड भारत से बाहर है। समझ गए बात को। इसके बाद होता क्या है कि 1545 में ये कालिंजर पर अटैक करता है, कालिंजर के किले को जीत भी लेता है। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, इसी का तोप का गोला इसी में फट जाता है और उसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। मतलब इसकी जो आर्मी होती है ना, इसकी आर्मी में इंजीनियर्स बढ़िया क्वालिटी के नहीं होते हैं, इसने अच्छे से रिक्रूटमेंट नहीं लिया होता है। एक्चुअली ये आगे जा रहा होता है और आगे इधर की तरफ ये जा रहा होता है और इधर मान लो दुश्मन है और पीछे इसकी तोप लगी हुई है जो कि इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो तोपों के गोले ऐसे जाने चाहिए ना, आगे की तरफ गिरने चाहिए, लेकिन ये इतने बुड़बक होते हैं इसके इंजीनियर, ये ऐसा तोप का गोला फेंकते हैं कि ये शेरशाह सूरी के ऊपर ही गिर जाता है। मतलब अपने ही राजा के ऊपर तोप का गोला गिरा देते हैं और इस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूड़ी बढ़ जाती है बस। और सासाराम में टॉम में ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी से, कोई भी कंफ्यूजन हो यहां तक तो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। जल्दी से बताओ भाई। कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी बताओ जल्दी से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफर्मेशन मिल गया है मुझे, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का टेन्योर खत्म है। अब देखो शेरशाह सूरी की कहानी खत्म हो जाती है 1545 में। जैसे ही इसकी कहानी खत्म हो रही है, इसका बेटा सिकंदर शाह सूरी गद्दी पर आ गया और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 1555 तक।
1555 में हम लोगों ने देखा कि हुमायूं ने 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा था और बैटल ऑफ सरहिंद लड़के सिकंदर शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी का बेटा है, खत्म कर दिया उसको और फिर से मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा गया। इसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहां से? शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब जो पुस्तकालय बनवाया होता है वहीं पे मौत का सामान पहले से ही इकट्ठा कर दिया होता है, उसकी सीढ़ियों से गिरता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया था? अभी आपको बताया था कि जो हुमायूं है, हुमायूं का बेटा जो जलालुद्दीन मोहम्मद है, जिसको अकबर के नाम से आगे लोग जानेंगे, किस दिन इसका जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था। और हुमायूं की मृत्यु कब हुई है? 1556 में हुई है। 1542 से 56 तक कितने साल हुए? 14 साल। इसका बेटा केवल 14 साल का है। और अब सीन में कौन आ रहा है? अब आ रहा है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मुगलिया सल्तनत के अंदर, और अकबर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर अकबर की बात करें तो इसके टेन्योर को हम लोग कई पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले अकबर का बर्थ एंड कोरोनेशन सेरेमनी देखेंगे, फिर इसका वॉर सक्सेशन देखेंगे, फिर वर्क एंड बिल्डिंग्स देखेंगे, फिर अकबर के 9 रत्नों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अकबर के कोर्ट कल्चर को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अकबर का टेन्योर यहां पर स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर अकबर की बात करें तो अकबर के बर्थ एंड कोरोनेशन सेरेमनी में आपको ध्यान रखना है 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम हुमायूं है और इसकी माता का नाम क्या है? हामिदा बानो। अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में हुआ था। कहां पर इसका जन्म हुआ था? अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। एक चीज यहीं पर मैं लिख देता हूं, अमरकोट के राजा कौन थे? राजा वीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही वॉज जस्ट 14 व्हेन ही हैड स्टार्टेड टू रूल इन मुगल एम्पायर। आपसे क्या कह रहा है? अकबर केवल 14 साल का था जब इसने मुगल एम्पायर में रूल करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली वक्त का तगाजा ये कह रहा था कि अभी जो 14 साल की उम्र है ये केवल कलम पकड़ने की उम्र है, लेकिन वक्त का तगाजा ये कह रहा है कि कलम पकड़ना आए ना आए, लोगों को कलम करना जरूर आना चाहिए। तो वक्त के तगाजे के साथ अकबर को पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ती है, और पढ़ाई लिखाई छोड़ के तलवार नीति, युद्ध नीति, रणनीति, ये सारी चीजें उसे अपनानी पड़ती है। अब इसके तहत आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली था क्या, जो सिकंदर शाह सूरी था, सिकंदर शाह सूरी से जब बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था तो उस टाइम पर सिकंदर शाह सूरी का एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू, और हेमू एक हिंदू कमांडर था सिकंदर शाह सूरी का। इसने एक टाइटल भी एक्सेप्ट किया है जिसका बोलते हैं विक्रमादित्य का टाइटल। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य का टाइटल। हेमू को पता होता है, हेमू को पता होता है कि अकबर मात्र 14 साल का है, लेकिन यहां पर जैसे ही पता लगता है कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, मुगलिया सल्तनत के अंदर पूरी बढ़ चुकी है, तो इस केस में जो मुगलिया सल्तनत में हुमायूं के जो संरक्षक होते हैं ये इस टाइम पर होते हैं बैरम खान। कौन है? बैरम खान। तो बैरम खान क्या करते हैं, तुरंत ही अकबर को बुलवा लेते हैं और अकबर को मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बिठा देते हैं। मात्र 14 साल का बच्चा। इतना करना जरूरी क्यों होता है? जरूरी इस वजह से होता है क्योंकि ये वो टेन्योर होता है जब आसपास के प्रोविंसेस को अगर पता लग जाता होता है, भनक भी लग जाती होती है कि कोई ऐसा शासक है या फिर कोई ऐसा शासक है जो कि बच्चा है, उम्र से कम है, या फिर कोई ऐसी सल्तनत है जहां पर गद्दी खाली है, तो वो भूखे भेड़िए की तरह बिल्कुल तैयार हो जाते थे अटैक करने के लिए। तो लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि मुगलिया सल्तनत की गद्दी खाली नहीं है। इस वजह से बैरम खान क्या करते हैं, 14 साल के बच्चे को ही गद्दी पर बिठा देते हैं। अब अकबर गद्दी पर बैठ तो जाता है, लेकिन यहां पर होता क्या है, हेमू को पता होता है कि अकबर केवल 14 साल का है। हेमू जान चुका होता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ाई करनी तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मत सोचो कि ईद में ज्वाइन करेंगे, दिवाली में ज्वाइन करेंगे। हेमू भी यही सोचता है। हेमू क्या करता है, हेमू सोचता है दिस इज द राइट टाइम टू इटैलिएट, लेकिन हेमू यहां गच्चा खा जाता है। हेमू सोचता है केवल 14 साल का बच्चा है, अटैक करते हैं और मुगलिया सल्तनत को फिर से खत्म कर देंगे। और हेमू जब अटैक करता है तो इसी को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। जिस साल अकबर गद्दी पर बैठा है उसी साल हेमू और अकबर आमने सामने हो गए। अकबर तो 14 साल का है, अकबर लड़ेगा कैसे? अकबर केवल 14 साल का है, 14 ईयर ओल्ड। और अकबर के संरक्षक कौन है? ये हैं बैरम खान। कौन? बैरम खान। अब बैरम खान, ये जो बैटल होता है, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड, जो कि अकबर और
हेमू के बीच में होना होता है। ये इतिहास के पन्नों में तो ये लिखा है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन ये पूरा बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड ये बैरम खान की मॉनिटरिंग में लड़ा गया था और इसमें अकबर की जीत होती है। यहां पर हेमू को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अकबर जो बैरम खान होते हैं इनकी एक चीज से नाखुश हो जाते हैं। वो चीज कौन सी होती है? वायलेशन। सिर्फ कत्लेआम मचाना ये एक राजा का शासन नहीं कहलाता है, अकबर का ये कहना होता है। आपको पता है अकबर को द ग्रेट अकबर क्यों कहा जाता है? उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इससे पहले कि जब भी हम पद्धति पढ़ते हैं, जितने भी मुसलमान शासक आए हुए हैं या जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स हुए हैं जो कि लुटेरे कहे जाते हैं, वो सब जो आए थे वो सिर्फ और सिर्फ क्रूरता से यहां पर लूटपाट किया करते थे और हिंदुस्तान को कभी किसी ने अपना समझा ही नहीं। उनकी जो पद्धति थी वो पद्धति बिल्कुल अलग हुआ करती थी कि अगर किसी भी टेरिटरी पर अटैक करना है तो अटैक करके पूरी टेरिटरी में आग लगा दी जाती थी, लूटपाट कर दी जाती थी, तहस नहस मचा दी जाती थी और लोगों को गुलाम बना के ले जाया जाता था अपने साथ। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम 600 से ज़्यादा स्लेव अपने साथ ले गया, महमूद गजनबी वो भी अपने साथ टुकड़ों में स्लेव ले जाता था, मोहम्मद गोरी तो 1800 से ज़्यादा स्लेव ले गया। तो आप देख रहे हो ये सब केवल अटैक ही नहीं करते थे, वहाँ के लोगों को स्लेव बनाकर भी ले जाया करते थे। इवन पूरी दिल्ली सल्तनत में भी यही सिस्टम चला करता था। लेकिन अकबर ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। अकबर ने कहा हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान पर शासन और हुकूमत मुगलिया सल्तनत की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हैं हिंदुस्तानी उनके ऊपर हम क्रूरता से पेश आए। इसने कहा एक राजा प्रजा का दिल जीतकर राजा बनता है, ना कि उसके ऊपर शासन करके राजा बनता है। यहीं से जो अकबर की सोच थी वो डिफरेंट दिखने लगी थी जब वो केवल 14 साल का था। लेकिन यहां पर एक चीज समझनी होगी, अकबर की एक मुंह बोली मां थी जिनका नाम था महामंगा। अकबर की जो रियल मदर थी वो तो थी हामिदा बानो, लेकिन महामंगा ने अकबर को दूध पिलाकर बड़ा किया था। इवन ऐसा भी बोला जाता था कि एक बार अकबर के ऊपर अटैक हुआ था तो महामंगा ने वो तीर अपनी छाती पर लिया था। वो दिन था और तब से मुगलिया सल्तनत में अकबर की रियल मां का दर्जा भी महामंगा को दे दिया गया था। इवन ये भी माना जाता है कि अकबर अपनी रियल मदर हामिदा बानो से ज्यादा अगर चाहते थे तो महामंगा को चाहते थे। इवन महामंगा का जो आदेश होता था वो अकबर के लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। महामंगा जो कह देंगी वो कट नहीं सकता अकबर की तरफ से, ये कंसेप्ट चला करता था। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर सिस्टम ये चलता है कि अकबर, देखो होता क्या है, प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, सारी चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन जो महामंगा होती है, महामंगा का एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आदम खान। क्या नाम होता है? आदम खान। अब ये जो आदम खान होता है ये करीब रहा होगा 25-25 साल का आसपास का, और अकबर 14 साल का था। अब देखो जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो सब कुछ तब तक सही चल रहा होता है, लेकिन महामंगा की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अकबर केवल 14 साल का है तो गद्दी पर शासन कैसे करेगा। इसका मतलब अब मुगलिया सल्तनत की गद्दी किसको मिलेगी? मेरे बेटे आदम खान को मिलेगी। क्या यह पॉसिबल था? क्या यह सही था? बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा तो होना ही नहीं था। ठीक है, तो इस केस में महामंगा के साथ दांव उल्टा पड़ जाता है और महामंगा यहीं से जेलस फील करने लगती है और उन्हें यह पता होता है कि तब तक इस गद्दी में या फिर अकबर को गद्दी से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक अकबर के साथ कौन है? बैरम खान है। महामंगा अकबर का ब्रेन वॉश करती रहती हैं और एक दिन अकबर बैरम खान के सामने 3 शर्तें रखते हैं। ये 3 शर्तों में पहली शर्त होती है या तो आप कालपी की सूबेदारी ले लो, कालपी की सूबेदारी। दूसरी कंडीशन अकबर रखता है या तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर दो, जिसको गुप्तचर विभाग बोलते हैं, या तो आप गुप्तचर विभाग ले लो। और तीसरी कंडीशन अकबर रखता है या तो आप हज यात्रा पर चले जाओ, मक्का मदीना यात्रा पर चले जाओ। बैरम खान जैसे ही ये सुनते हैं, बैरम खान समझ जाते हैं कि वही 3 इडियट वाला डायलॉग, सर बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। बैरम खान को पता होता है कि अकबर बोल रहा है लेकिन शब्द किसके हैं? शब्द तो इनके हैं। और बैरम खान बेहतर समझते हैं, उन्हें पता होता है कि अब उन्हें हज यात्रा पर चले जाना चाहिए। यहीं से बैरम खान हज यात्रा पर चले जाते हैं। उसके बाद खबर आती है कि 1560 में कुछ अफगानों ने बैरम खान को कत्ल कर दिया। यहाँ से बैरम खान का चैप्टर क्लोज। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब अकबर युद्ध नीति रणनीति सीख रहा होता है तो इस केस में 1560 से 62 के बीच में अकबर ने मुगलिया सल्तनत को नहीं संभाला हुआ होता है।
अकबर युद्ध नीति राजनीति में बिजी होता है और इस टाइम पर महामंगा ने ही मुगलिया सल्तनत को संभाला था। क्योंकि एक औरत ने मुगलिया सल्तनत को संभाला था, इस वजह से इस टेन्योर को हरम गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। इवन इसी को हिंदी में पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? पेटीकोट गवर्नमेंट। तो आपसे क्वेश्चन एसएससी पूछ देता है कि पेटीकोट गवर्नमेंट का टेन्योर क्या है या हरम गवर्नमेंट का टेन्योर क्या है, तो आपका आंसर होगा 1560 से 62। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वॉर सक्सेशन में। देखो अकबर का जो वॉर सक्सेशन है वो आपको उसके सेम ईयर से ही देखने को मिलता है। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। हालांकि अकबर ने लड़ा नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी इतिहास के पन्नों पे तो दर्ज है। इसके बाद 1561 में बाज बहादुर शासक था मालवा का, मालवा के शासक बाज बहादुर को हराकर मालवा को भी मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसके बाद 1562 में अकबर क्या करता है, इससे पहले पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजपूत राजा होते हैं और जितने भी मुसलमान राजा होते हैं उन सभी के लिए अकबर एक फरमान जारी करता है। अब ये फरमान क्या होता है इसको समझें। अकबर, फरमान का मतलब है एक लेटर, ठीक है। अब उस लेटर में लिखा जाता है अकबर की तरफ से, लिखा नहीं मतलब लिखवाया जाता है, बात को समझना, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था। अब ये मत कह देना सर लिखेगा कैसे, ठीक है, तो भावनाओं को समझना बीच बीच में। तो ये जो फरमान जारी किया जाता है अकबर की तरफ से, भारत के जितने भी राजपूती रजवाड़े होते हैं, जितने भी मुसलमान शासक होते हैं, सबके दरबारों में जाके टाइम बम की तरह गिरता है। उस फरमान में लिखा होता है कि मैं जलालुद्दीन मोहम्मद मुगलिया सल्तनत के परचम तले इस पूरे हिंदुस्तान को पालना पोसना चाहता हूं, हिंदुस्तान की रखवाली करना चाहता हूं, और आप सभी राजाओं से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मुगलिया परचम के तले अपने राज्यों को चलाएं। मतलब अकबर का कहना होता है कि आप सभी अपने अपने राज्यों को जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाते रहें, उसमें कोई भी खलल नहीं किया जाएगा, बस आपको टाइम टू टाइम हमें टैक्स देना होगा। इसके एवज में मैं जलालुद्दीन मोहम्मद आपसे वादा करता हूं कि कोई भी बाहरी कल को अगर हिंदुस्तान में आक्रमण करेगा तो मुगलिया सल्तनत उससे पहले लड़ने को तैयार रहेगी। अब ये तो मंजूर होता नहीं है, ये तो भाई सीधी सी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम उस टाइम पे तो होता नहीं है। उस टाइम पे किसी का परचम वर्चम नहीं चाहिए होता है किसी को, ठीक है, चाहे आप मुगलिया हो चाहे आप जो हो। अब यहाँ पर होता क्या है, जितने भी राजपूती रजवाड़े होते हैं वो सब फरमान फाड़ के फेंक देते हैं। मुसलमान राजा एकाध इक्के दुक्के बात मानते हैं जिन्हें मौत का खौफ हो जाता है, वरना वो भी फरमान फाड़ के फेंक देते हैं। वो कहते हैं होंगे अकबर तुम, हमें पता नहीं कौन हो अकबर, हु द हेल आर यू। अब जब यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है तो अकबर कहता है भाई शुरू किया जाए, और लॉटरी निकाली जाती है। कहाँ की? आमेर की लॉटरी निकाली जाती है, और सबसे पहले आमेर का ही रुख किया जाता है। और आमेर उस टाइम पर राजपूती रजवाड़ा होता है, आज भी राजपूती रजवाड़ा है। और आमेर के राजा कौन होते हैं? राजा भारमल। जब राजा भारमल को पता लगता है कि मुगलिया सेना जस्ट आमेर के आमने सामने आ चुकी है और अगले कुछ ही दिन में मुगलिया सेना अटैक कर देगी आमेर के ऊपर, आमेर के राजा भारमल राजपूती समाज में जाकर ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अकबर की शर्तों को मानने को तैयार हूं। राजपूती समाज यहीं से राजा भारमल का बहिष्कार कर देता है। राजपूती समाज कहता है कि आज से आप राजपूती समाज से बिलोंग नहीं करते हो और राजपूती समाज की तरफ से आपको कोई भी मदद नहीं दी जाएगी जीवन पर्यंत, आपका बहिष्कार। लेकिन राजा भारमल जो होते हैं ये केवल इस टाइम पर एक ही चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि आमेर के राजा होते हैं और ये आमेर की प्रजा के बारे में सोच रहे होते हैं। इन्हें पता होता है इन राजपूती रजवाड़ों के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में हमेशा से आम आदमी की जान जाती रही है, आज भी आम आदमी की जान जाती है। राजा भारमल राजा आमेर को बचाने के लिए अकबर की शर्तों को एक्सेप्ट करने वाले पहले राजपूती राजा है। एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, हु वॉज द फर्स्ट राजपूत किंग हु हैड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अकबर? योर आंसर विल बी राजा भारमल। अब देखो यहां पर अकबर की शर्तों को जब राजा भारमल मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन राजा भारमल के दिमाग में अभी एक चीज चल रही होती है कि अकबर तो है तो मुसलमान ही, और इससे पहले जितने भी मुसलमान शासक आए हुए हैं उन पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता। इससे पहले जितने भी मुसलमान शासक आए थे उनकी जो पद्धति थी वो गोरिल्ला मार पद्धति से अटैक करते थे। गोरिल्ला मार पद्धति समझते हैं? मतलब रात में अटैक करते थे, बच्चों औरतों पर अटैक कर दिया जाता था, जजिया ऑलरेडी वसूला जा रहा था, सारी चीजें कब से चल रही थी। राजा भारमल कैसे विश्वास कर लेते कि अकबर उन सभी मुसलमान शासकों से अलग है जो कि दिल्ली सल्तनत में थे पहले, और पहले जो लुटेरे आ चुके हैं।
लेकिन राजा भारमल को यही डर सताया जा रहा होता है और राजा भारमल पूरे आमेर के राजपूती समाज को बचाने के लिए तैयारी कर लेते हैं कि ये अपनी बेटी को इसके लिए समर्पित कर देंगे। और इनकी बेटी कौन होती है? इनकी बेटी का नाम है हरकाबाई। इन्हीं को हीर कुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हीर कुंवारी। ये दोनों नाम इन्हीं के हैं, हरकाबाई और हीर कुंवारी। जो राजा भारमल है ये अकबर के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो। जब अकबर को ये पता लगता है, अकबर के कान खड़े, और अकबर को भी समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। राजा भारमल की जो दुविधा होती है वो अकबर समझ जाता है फिर धीमे से 2 ही 4 मिनट में। क्यों? क्योंकि अकबर को समझ आ जाता है कि राजा भारमल के दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि कोई भी शासक कितना ही बड़ा क्रूर क्यों ना हो, लेकिन कल को वो कम से कम अपनी वाइफ के घर में तो अटैक नहीं करेगा, एनी हाउ सेफ हो जाएगा आमेर। अकबर को जब इसके बारे में पता लगता है और मुगलिया सल्तनत को इसके बारे में जब पता लगता है कि ये प्रपोजल आया है, तो पूरी मुगलिया सल्तनत खिलाफ हो जाती है। किसके? अकबर के। क्या आप एक हिंदू से कैसे शादी कर सकते हो? और यहां पर पूरा राजपूती समाज खिलाफ हो जाता है। किसके? राजा भारमल के। लेकिन ना ये मुगलिया समाज के बारे में सोचते हैं और ना ये राजपूती समाज के बारे में सोचते हैं, और दोनों इन सारे बंधनों से निकलकर एक नए पॉलिटिकल करियर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये होती है ट्रिटी। इसको ट्रिटी ऑफ आमेर के नाम से जाना जाता है। इसी ट्रिटी के तहत हरकाबाई और अकबर की शादी होती है। शादी के बाद अकबर इन्हीं को टाइटल देता है। किसका? जोधाबाई का टाइटल। किसका? जोधाबाई का टाइटल। सारी स्टोरी समझ आ गई क्या हुआ? इसके बाद आप देख रहे हो शादी वादी हो गई है, कुछ दिन शांत रहेंगे ना, तो आप देख रहे हो 1562 में शादी हुई है। उसके बाद वॉर सक्सेशन रुक जाता है अकबर का, और वॉर सक्सेशन सीधे स्टार्ट होता है 1569 में। 1569 में रणथंभौर और बुंदेलखंड को मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। 1573 में गुजरात की विक्ट्री होती है। गुजरात का शासक होता है मुजफ्फर शाह, इसको भी मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। 1576 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी हर बार पूछता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा रहता है, लेकिन रियल थिंग कुछ और ही है। रियलिटी इज दिस कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में ये बैटल हुआ था। मान सिंह, अब ये मान सिंह कौन थे? मान सिंह मैं आपको बता दूं, मान सिंह ये जो जोधाबाई है ना, जोधाबाई के भतीजे हैं। और जोधाबाई मान सिंह की कौन है? बुआ हैं। तो वो इनको बुआ बोलते थे और वो इनके भतीजे हैं, जाहिर सी बात है। तो मानसिंह एक अच्छे योद्धा थे, इस वजह से अकबर ने मानसिंह को अपने दरबार में कमांडर की पोस्ट दी थी। तो ये जो बैटल था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में बेसिकली हुआ था। समझ आ रही है बात? लेकिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। एक्चुअली कई सारे हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियन इसको ऐसे भी लिखते हैं कि अकबर को पता था कि वो महाराणा प्रताप से जीत नहीं सकता है, और अकबर इतना बड़ा कन्क्वेस्ट करने के बाद कई सारे हिस्टोरियंस इस बात को प्रूफ करते हैं कि अकबर इतने बड़े कन्क्वेस्ट के बाद अकबर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो महाराणा प्रताप से हार ना जाए। और महाराणा प्रताप अकेले और आखिरी राजपूत शासक थे जिन्होंने मरते दम तक अकबर की शर्तों को कभी नहीं माना। इसी वजह से इनको द ग्रेट महाराणा प्रताप बोला जाता है। अब इस केस में अकबर ने क्या किया? अकबर ने फैसला लिया कि यह युद्ध अकबर नहीं लड़ेगा, यह युद्ध अकबर की जगह कौन लड़ेगा? मानसिंह लड़ेगा। जब यह बात पता लगती है मानसिंह को, तो मानसिंह के सामने धर्म संकट वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि मानसिंह कहते हैं एक राजपूत के खिलाफ, और वो भी वो राजपूताना साम्राज्य जिसमें मानसिंह वगैरह ऑलरेडी पूजा करने के तुल्य होते थे, इतने रिस्पेक्टेड थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप से कैसे लड़ सकते हो? महाराणा प्रताप से ही सीखते थे ये सब लोग, और महाराणा प्रताप से ही लड़ना था, तो ये कैसे हो सकता था? तो मानसिंह धर्म संकट में थे। उस टाइम पर जोधाबाई ने मानसिंह को बोला था कि हमें पता है कि ये धर्म के लिए युद्ध है, लेकिन तुम्हें पहले अपना धर्म समझना होगा। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? जिसके लिए लड़ रहे हो उसके लिए तुम्हारा पहला धर्म है, और दूसरी चीज वो धर्म कहीं ज्यादा मेरे पति के लिए धर्म है, तो मेरे पति धर्म को डिगने मत देना और पूरी वीरता से लड़ना। उसके बाद मानसिंह इस युद्ध को लड़े थे और इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। समझे बात को? इसके बाद 1581 में काबुल में मिर्जा हकीम का शासन होता है, इसको भी सरेंडर करवा दिया जाता है और काबुल को भी मिला लिया जाता है। कहां? मुगलिया सल्तनत में। आप देख रहे हो अफगानिस्तान तक मुगलिया सल्तनत पूरी छा रही है।
1586 और 1592 कश्मीर और सिंध का प्रोविंस पूरा बंजर और खाली पड़ा होता है। अकबर ने कहा ये सारे प्लॉट हमारे अंडर में ले आओ, यहाँ सारी प्रॉपर्टी खुलेगी। मतलब समझ रहे हो, ये मत कहना कि मतलब सीरियस ना हो जाना कि प्रॉपर्टी डीलर था अकबर, नहीं ऐसा नहीं था। कश्मीर और सिंध को भी मिला लिया गया मुगलिया सल्तनत में। 1599 में अहमदनगर को भी मुगलिया सल्तनत में मिला लिया गया और अहमदनगर का शासक चांद बीवी को हराकर अहमदनगर को भी मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसके बाद आखिरी विक्ट्री है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1601 में, इसको बोलते हैं आसिरगढ़ की विक्ट्री। क्या बोलते हैं? आसिरगढ़ की विक्ट्री। आसिरगढ़ को भी मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। ये पूरा वॉर सक्सेशन है अकबर का। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, यहां तक जल्दी से बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार एक बात बताओ, इतने कम क्यों है लाइक? जरा लाइक ठोको यार, आवाज मेरी जाम हो रही है, आप लोग लाइक नहीं ठोक रहे हो, लाइक ठोकिए। इसके बाद आगे आते हैं वर्क एंड बिल्डिंग्स पे अकबर के। देखो अकबर ने कई सारे वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट किए हुए हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है 1562 में इसने स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया। स्लेवरी सिस्टम का मतलब है गुलाम प्रथा। गुलाम प्रथा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो अकबर था, अकबर से पहले अभी तक पूरा स्लेवरी सिस्टम चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी शासक कहीं पर भी अटैक करता था तो हर जगह उस प्रांत के लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। इवन दिल्ली सल्तनत के ऊपर तो यह भी ट्रेंड चलता हुआ देखा गया है कि जिसके पास जितने ज्यादा गुलाम, जिसके पास जितने ज्यादा स्लेव, वो उतना बड़ा सुल्तान कहलाता था। लेकिन अकबर ने कहा वैसा नहीं चलेगा। इसने क्या कहा कि अगर हम कहीं पर अटैक कर रहे हैं तो वहां के लोगों पर हम शासन जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो लोग उसी राजा के लोग हैं और अगर वो राजा हमारे सामने सरेंडर करता है तो हम उसको मारेंगे नहीं, बस उसको हमारी शर्तें माननी होंगी, उसे हमें टाइम टू टाइम टैक्स पहुंचाना होगा, लेकिन उसको एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके का सिस्टम चलने लगा और साथ में 1562 में स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने के साथ साथ ऑलरेडी जितने गुलाम थे उन सभी को भी छोड़ दिया गया। 1563 में पिलग्रिम टैक्स को भी खत्म कर दिया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं तीर्थ यात्रा कर। 1564 में जजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया गया। ये जजिया लिया जाता था, ये भी एक धार्मिक टैक्स था जो कि बेसिकली ब्राह्मण से लिया जाने वाला टैक्स था। हिंदूज में ब्राह्मण्स और महिलाओं से पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मण्स और महिलाओं के ऊपर भी इस टैक्स को लगा दिया था। अभी अकबर ने पूरे सिरे से जजिया को खत्म कर दिया। इसके बाद 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी है और इसी फतेहपुर सीकरी को इसने क्या किया, अपनी कैपिटल बनाया। ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी में ही इसने बुलंद दरवाजे की भी स्थापना करी है। किसकी? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट इसके बाद को ध्यान रखना है आपको, 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना कराई। अब देखो ये इबादत खाना क्या हुआ करता था। इबादत खाना एक ऐसी जगह थी बेसिकली जहां पर धर्म से जुड़ी हुई बात होगी। एक ऐसी जगह इसने बनाई जहां पर मुसलमान आकर अपनी नमाज की आयतें पढ़ा करते थे, ओके, कुरान की आयतें पढ़ा करते थे, नमाज अदा करते थे, ये सारी चीजें यहां पर चलती थी और धर्म से जुड़ी हुई बातें भी यहां पर हुआ करती थी। तो दिस इज कॉल्ड इबादत खाना। इबादत खाना 3 साल तक चलता रहता है, लेकिन फिर अकबर को समझ आता है कि ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों चल रहा है भाई, केवल मुसलमानों के लिए ही ऐसा क्यों, सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। और अकबर क्या अनाउंस कर देता है 1578 में कि इबादत खाना अब सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया है। इसमें मुसलमान तो जा ही रहे हैं, हिंदू भी अब से जा सकेंगे। उसी टाइम पर इसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है इसी वजह से। लेकिन जैसे ही अकबर अनाउंस करता है 1578 में कि इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया है, तो यहां पर ध्यान रखना है मुसलमानों ने यहां पर जाना छोड़ दिया और हिंदू भी नहीं गए। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें लड़ाया है या फिर ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे बीच में हिंदू और मुसलमान की खाई खो दी है, ये कुछ ऐसी चीजें मिडवल की जो हमें बताती हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हम लोग धार्मिक भेदभाव में, जात पात में बटे हुए थे। ये चीज हमें दिखाती है। ये चीज आपको कड़वी लग सकती है लेकिन सही तो है ही है, टॉनिक तो हमेशा कड़वा होता है। तो ध्यान रखना है ये चीजें हमें दिखाती हैं कि जब 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया तो वो फ्लॉप हो गया, मुसलमानों ने वहां जाना छोड़ दिया और हिंदूज भी वहां कभी गए नहीं। इसके बाद 1582 में इबादत खाने को ताला लगा दिया जाता है और अकबर एक और कोशिश करता है। अकबर एक नया धर्म लॉन्च करता है जिसका नाम होता है दीन इलाही धर्म।
अकबर का कहना होता है इस धर्म को वही व्यक्ति मानेगा जो कि सभी धर्मों में निष्ठा रखने वाला है, सभी धर्मों को मानने वाला है, लेकिन इस धर्म को सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा कोई नहीं मानता है और इसका नाम है बीरबल। केवल बीरबल ने इस धर्म को माना था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है हु हैड ऑप्टेड द दीन इलाही, तो आपका आंसर होगा दीन इलाही को मानने वाला सिर्फ और सिर्फ अकबर था। इसके बाद देखो अकबर ने मनसब सिस्टम लॉन्च किया, इसी को हिंदी में मनसबदारी प्रथा भी बोलते हैं। अकबर के टेन्योर में मनसबदारी सिस्टम उसका सबसे ज्यादा हिट प्रोग्राम था। अभी देखो मनसबदारी है क्या बेसिकली, इट वॉज ऑपरेटेड बाई टोडरमल। अकबर की एक आदत थी, ये क्या करता था अपनी प्रजा के बीच में भेष बदल के निकल जाया करता था। ये इस वजह से कि प्रजा का हाल जान सके, प्रजा राजा के बारे में सोच क्या रही है। तो अकबर जब जाता था ऐसे तो अकबर को धीमे धीमे पता लगने लगा कि प्रजा खुश नहीं है। तो अकबर सोचता है कि इतना जब सब कुछ मैं कर रहा हूं उसके बाद भी प्रजा खुश नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है। तो अकबर अपने फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल को बुलाता है और उनको बोलता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। बात आ रही है समझ। टोडरमल जी जब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, जब इसको एनालिसिस करते हैं तो उन्हें पता लगता है, वो अकबर को बोलते हैं साहब प्रॉब्लम यहां पर है कि भाई मुगलिया सल्तनत में जो लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी पहले 10 रुपए हुआ करती थी, आज 30 साल बाद भी उनकी सैलरी 10 रुपए ही है। लेकिन मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में हर चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ आ रही है बात। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की सैलरी वही है, तो इस केस में क्या किया जाए। तो अकबर कहता है तो इसके लिए आप इस प्रॉब्लम का समाधान करिए। और इस प्रॉब्लम का समाधान करते हुए जो टोडरमल होते हैं वो क्या करते हैं, मनसब स्कीम लॉन्च करते हैं या मनसबदारी प्रथा को लॉन्च करते हैं। आप समझो ये मनसबदारी प्रथा है क्या बेसिकली, ये 1 रैंक 1 पेंशन वाला सिस्टम है। टोडरमल ने क्या कहा कि जब भी हम रिक्रूट करेंगे तो हमारी जो सैलरी होगी वो कम से कम 10 रुपए होगी। कितनी, 10 रुपए। और मैक्सिमम हमारी सैलरी कितनी होगी, 12,000 रुपए होगी। ये जो 12,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी ये इनके आईएएस अधिकारियों की हुआ करती थी, सेक्रेटरीज की हुआ करती थी, जैसे कि टोडरमल हो गए, मान सिंह हो गए, बीरबल हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए, अब्दुल रहीम खाने खाना हो गए, इन सब की सैलरी 12,000 हुआ करती थी। लेकिन जो आम सोल्जर था उसको 10 रुपए से हम रिक्रूट करेंगे। और इन्होंने क्या कहा कि अब से हम हर 10 साल में रिव्यू करेंगे इस सिस्टम को। क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हर 10 साल में हर एक व्यक्ति की सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मतलब सैलरी जरूर बढ़ेगी हर साल, हर 10 साल में एक बार व्यक्ति की। और इस 10 साल में किसने उत्कृष्ट कार्य किया है ये भी देखेंगे, जिसने बेहतर कार्य किया होगा उसको हम प्रमोट भी कर देंगे, मतलब औहदे में भी प्रमोट करेंगे। जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है अकबर लोगों के बीच में सबसे लोकप्रिय राजा बन जाता है। लोगों ने इसी के बाद अकबर को अकबर का एक्चुअली टाइटल दिया था, इससे पहले ये जलालुद्दीन मोहम्मद कहलाता था। बात आई समझ। इसके बाद अकबर का टाइटल दिया। अकबर का मतलब होता है खुदा के तुल्य, ऊपर वाले के तुल्य। तो उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद के आगे अकबर लग गया था। अब देखो यहां पर अगर आगे बात करें अकबर के 9 ज्वेल्स की, इसी को हिंदी में अकबर के 9 रत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 9 रत्न। ये 9 रत्न कौन कौन थे अकबर के कोर्ट में, ध्यान रखना है। ये 9 लोग अकबर के बड़े खास व्यक्ति थे जिनको अकबर ने एक एक डेजिग्नेशन पर पोस्ट किया था। ये 9 लोग अकबर के हमेशा खासम खास कोर्ट में भी एक साथ रहते थे और हर जगह अकबर को अटेंड करते थे। अकबर को कोई भी परेशानी होती थी, हर परेशानी के समाधान के लिए ये 9 लोग हमेशा अकबर की सेवा में तत्पर रहते थे, या आप बोल सकते हो यही सेक्रेटरीज थे अकबर के, जिनको 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। अकबर के पहले जो रत्न थे ये कौन थे, बीरबल थे। बीरबल का रियल नेम आपको ध्यान रखना है महेश दास। ये कालपी के रहने वाले थे और अकबर ने इनको पोस्ट दी थी किसकी, एडवाइजर की पोस्ट। ये जो बीरबल थे बीरबल सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इनकी पूरी कोर्ट में, और अकबर किसी से भी अगर छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक भी कुछ भी डिस्कस करनी होती थी अकबर किससे डिस्कस करता था, बीरबल से। इसके बाद तानसेन इनके कोर्ट में म्यूजिशियन थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तानसेन का रियल नेम क्या है, आपको ध्यान रखना है तानसेन का रियल नेम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। यहां पर ध्यान रखना है टोडरमल। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये भी एक राजपूत थे। मान सिंह ये जोधाबाई के भतीजे हैं भाई, इनको चीफ कमांडर की पोस्ट दी थी अकबर ने। इसके बाद ध्यान रखना है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये पोइट थे अकबर के दरबार में। आपको ध्यान दिला दूं ये अब्दुल रहीम खाने खाना उन्हीं के बेटे हैं, किसके, बैरम खान के। बैरम खान के बेटे। अभी आपने देखा था ना, ये देखिए बैरम खान कौन है, भूले तो नहीं हो, ये देखिए बैरम खान के बेटे, ठीक है।
तो बैरम खान इतने खास हुआ करते थे, इस वजह से उनके बेटे को भी अकबर ने अपने सेक्रेटरी एज अ पोस्ट दी थी, जिनका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये वही अब्दुल रहीम खाने खाना है जिन्होंने, यहां पर मैं लिख देता हूं, बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी बाबर ने, ऑटोबायोग्राफी थी, इसको ट्रांसलेट किया है किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में, और इसका नाम क्या रखा गया, तुझके बाबरी, तुझके बाबरी। ठीक है, तो ये चीज भूलना मत। अब यहां पर एक चीज और समझो, अबुल फजल और फैजी ये दोनों कौन है, ये दोनों पोएट हैं और ये दोनों रियल ब्रदर हैं। कौन है, सगे भाई हैं, रियल ब्रदर। इन दोनों ने एक किताब लिखी हुई है, इसको बोलते हैं आईने अकबरी, आईने अकबरी, और इन्होंने एक और किताब लिखी है जिसको बोलते हैं अकबरनामा, अकबरनामा। ये दोनों किताबें पर्शियन में लिखी गई हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों बायोग्राफी है अकबर की। अब अकबर पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको लिखना तो आता नहीं था, ना पढ़ना आता था, तो वो अपनी किताब खुद तो लिखेगा नहीं, तो उसकी जो बायोग्राफी है वो अकबरनामा और आईने अकबरी इन दोनों भाइयों ने मिलकर लिखी है। हालांकि क्रेडिट दिया जाता है अबुल फजल को। इसके बाद भगवान दास पोएट थे और मुल्ला दो प्याजा ये कुक थे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, कई सारी किताबें भगवान दास की जगह हाकी मुकान भी लिखती हैं, तो क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, इस वजह से यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। आप अपने हिसाब से या तो हकीम मुकान मान लो या भगवान दास मान लो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ खास। लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो किन से बनते हैं मैं बता देता हूं। अबुल फजल से बनता है, अब्दुल रहीम खाने खाना से बनता है, बीरबल से बनेगा, तानसेन, टोडरमल और मान सिंह, इन सब से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 9 ज्वेल हो गए अकबर के। आई थिंक यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अकबर के कोर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। देखो, अकबर ने अपनी कोर्ट को 2 हिस्सों में विभाजित कर रखा था। ये 2 हिस्से कौन कौन से थे, एक था दीवान आम और दूसरा था दीवान खास। दीवान आम आपको नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसा एरिया कोर्ट का अकबर की जहां पर सिर्फ आम आदमी आएंगे। अकबर को अगर कोई भी स्कीम सुनानी है, कोई भी न्याय देना है, या लोगों को अकबर के सामने कोई भी लोक नृत्य प्रस्तुत करना है, या अकबर को कोई भी दान देना है, इस तरीके की कोई भी आम जनता के लिए कोई भी अगर सिनेरियो है, तो वो सारा सिनेरियो ऑर्गेनाइज किया जाता था कहां, दीवान आम में, जहां पर आम आदमी आता था अकबर से मिलने। दूसरा हो है दीवान खास। दीवान खास कोर्ट का एक हिस्सा वो हुआ करता था जहां पर सिर्फ और सिर्फ अकबर के खास लोग ही बैठा करते थे, सिर्फ खास लोगों को बैठने की इजाजत है। यह वो जगह हुआ करती थी जहां पर युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाती थी, स्कीम्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाती थी। या फिर कोई भी बाहर का राजा आके अकबर से मिलता था तो उसको दीवान खास में ही बिठाया जाता था। देन आगे आते हैं, अकबर के कोर्ट एंड कल्चर में एक बेहतरीन चीज देखने को मिलती है, यह है तुलादान सिस्टम। देखो, तुलादान सिस्टम क्या होता था, अगर कोई भी विक्ट्री होती थी अकबर की, या कोई भी खुशी का माहौल होता था दरबार में, उस केस में एक तराजू रखा जाता था, और इस तराजू में एक तरफ अकबर बैठ जाता था और एक तरफ अकबर के बराबर से सोने चांदी हीरे जवाहरात को तोल दिया जाता था, और ये जितना तोला हुआ सोना था ये सब कुछ गरीब प्रजा में बंटवा दिया जाता था। सो दैट एंटायर सिनेरियो वाज नोन एज तुलादान सिस्टम। ठीक है, देन अगर बात करें अकबर की बिल्डिंग्स की, तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी बिल्डिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगरा फोर्ट इसी ने बनवाया हुआ है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने करी हुई है, इसी के अंदर बुलंद दरवाजे की स्थापना भी करी हुई है, इलाहाबाद फोर्ट भी अकबर ने बनवाया हुआ है, जोधाबाई महल भी अकबर ने बनवाया हुआ है, और इबादत खाना भी अकबर ने बनवाया हुआ है। ये जोधाबाई महल कहां पर है, ये बता सकते हैं? जोधाबाई महल कहां पर है, कोई बता सकता है? ये जोधाबाई महल है, ये जोधाबाई महल अकबर ने कहां पर बनवाया हुआ है? कैन यू प्लीज टेल मी? आप में से कौन बता सकता है, जल्दी से बताइए। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए, फुल मजा आना चाहिए। मजा ना आए तो पैसा वापस। जोधपुर में, कुछ लोग कह रहे हैं लखनऊ में है, क्या बात है? अकबर के सामने है, क्या बात है? कैसी बात कर रहे हैं? निशी पांडे का आंसर सही है, फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में ही आपका क्या है, जोधाबाई महल है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, शीश महल अकबर ने कहाँ बनवाया था? शीश महल आमेर के किले के अंदर ही बनवाया था अकबर ने। आमेर जो अकबर की ससुराल है, वहीं पर अकबर ने शीश महल बनवाया था जोधाबाई के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो अकबर यहां से अपना शासन छोड़ रहा है, कहां से, 1605 से, और अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर आ गया है गद्दी पर। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रूल करेगा। जहांगीर का बचपन का नाम है सलीम। अब देखो अकबर की वैसे तो कई रानियां थी, अकबर की जो बड़ी रानी थी उनका नाम था मेहरुनिसा, और अकबर की जो एक रानी थी वो आपको पता ही है जोधाबाई है। तो जोधाबाई से जो बेटा हुआ है इनको वही है सलीम, और यही सलीम बड़ा होकर क्या बनेगा, इसी का नाम पड़ेगा जहांगीर। अकबर को जोधाबाई से बड़ी मिन्नतों के बाद एक बेटा पैदा होता है, और अकबर ने इसके लिए मिन्नत मांगी होती है कहां, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। जब अकबर को बेटा होता है तो शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर सलीम इसने अपने बेटे का नाम रखा होता है, प्यार से इसी को शेखू बाबा के नाम से बुलाया जाता था। जो अकबर की जो सौतेली मां थी, या आप बोल सकते हो दूसरी मदर थी, जो बड़ी रानी थी अकबर की, जिसका नाम था रुकैया बेगम। तो जो रुकैया बेगम थी वो जोधाबाई से जेलिस फील करती थी, क्योंकि जो जोधाबाई थी वो एक राजपूत थी, और राजपूती रजवाड़ों की एक खास बात हुआ करती थी कि राजपूती रजवाड़े अपनी बेटियों को बचपन से ही तलवारबाजी, युद्ध नीति, राजनीति सब कुछ सिखाते थे। तो जो जोधाबाई थी, जोधाबाई के आइडियाज अकबर अपनी कोर्ट में भी लिया करता था। इवन जोधाबाई एक अकेली रानी थी अकबर की, जिनको लेकर अकबर कोर्ट भी जाया करते थे। ये सारी चीजों के देखते जो रुकैया बेगम थी वो जोधाबाई से पहले से ही चिढ़ती थी, और बचपन से ही उन्होंने इसका बदला लेने के लिए जो सलीम है जो जहांगीर है हमारा, जहांगीर को बचपन से ही अफीम खिलाना शुरू कर दिया था पान में रख के। बड़े होते होते अफीमची हो जाते हैं, मतलब अफीम की लत लग जाती है। जहांगीर की अगर शादी की बात करें तो 1585 में मानबाई से शादी होती है, 1587 में जगत गोसाई से शादी होती है। यहां पर ध्यान यह रखना है कि आप देख रहे हो जो तीसरी शादी है वो मेहरुनिसा से हुई है, और 1587 से और तीसरी शादी 1611 के बीच में काफी अंतर है। मतलब ये जब शादी हुई होती है तो जहांगीर बूढ़ा राजा हो चुका होता है, बूढ़ा हो चुका होता है काफी। तो ये जब शादी हुई होती है तो जहांगीर अफीम के लालच में, क्योंकि जब इनके माँ बाप को पता लगता है कि जहांगीर को अफीम की लत लग गई है, तो अकबर ने आदेश दिलवा दिया था कि राज्य में अगर किसी के पास भी अफीम पकड़ ली गई तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। अब इनको अफीम राज्य में मिलने नहीं लगी, उस केस में कहाँ जाने लगे, ये जाने लगे वैश्यालय में, और वहां पर एक नर्तकी थी, एक नाच करने वाली थी, या आप बोल सकते हो एक डांसर थी, जिनका नाम था मेहरुनिसा। इन्हीं को लोग वहां पर अनारकली के नाम से जानते थे। बात आ रही है समझ। इन्हीं से जहांगीर शादी करता है, और शादी करने के बाद, मतलब इनका रियल नेम मेहरुनिसा है, और इन्हीं को वहां पर अनारकली के नाम से जाना जाता था। इन्हीं से शादी करने के बाद जहांगीर इन्हीं को एक टाइटल देता है, कौन सा टाइटल, नूर जहां का टाइटल देता है, ध्यान रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन एक और बनता है कि जहांगीर ने एतमाद की उपाधि किसको दी थी, एतमाद की उपाधि। तो आपको ध्यान रखना है जहांगीर ने एतमाद की उपाधि मेहरुनिसा के पिता थे, जिनका नाम है मिर्जा ग्यास बेग। यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं यहां लिखता हूं मिर्जा ग्यास बेग। तो मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद की उपाधि दी थी जहांगीर ने। एतमाद का होता है मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो जहांगीर की दूसरी वाइफ थी जगत गोसाई, इनको भी जहांगीर ने एक टाइटल दिया था, कौन सा, जोधाबाई का टाइटल दिया था। तो कई स्टूडेंट्स इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि सर कई सारी किताबें लिखती हैं कि जहांगीर की वाइफ भी जोधाबाई है, कई सारी किताबें लिखती हैं कि जहांगीर की माता का नाम भी जोधाबाई है। तो आप देख रहे हो जहांगीर की जो मदर है वो तो जोधाबाई है ही है, उनको अकबर ने टाइटल दिया था जोधाबाई का, लेकिन जहांगीर की जो दूसरी वाइफ है जगत गोसाई, इनको भी जहांगीर ने जोधाबाई का टाइटल दिया है। तो एक तरीके से देखो तो इनकी मदर का भी नाम जोधाबाई है और इनकी दूसरी वाइफ का नाम भी जोधाबाई है, इसलिए कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तीसरी चीज ध्यान रखना है, जब जहांगीर को गद्दी पर बैठाता है अकबर, तो जहांगीर का एक भाई होता है जिसका नाम होता है खुसरो। ये खुसरो क्या करता है, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जब ये विद्रोह कर देता है तो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के इल्जाम में जहांगीर अपने भाई खुसरो को क्या करता है, कैद खाने में डाल देता है। और बाद में जहांगीर ऐसा पाता है कि खुसरो को प्रोवोक किया था किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। तो अर्जुन देव को इसी के इल्जाम में जहांगीर क्या कर देता है, फांसी की सजा दे देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, योर आंसर विल बी जहांगीर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं जहांगीर के टेन्योर से। जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको किंग ऑफ जस्टिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने अपने दरबार में चेन ऑफ जस्टिस लगाई थी। ये चेन ऑफ जस्टिस क्या थी, एक
बेल थी, ये घंटा था बेसिकली, ठीक है, और इससे ऐसे चेन लटकी होती थी। ये 30 यार्ड की चेन थी। जहांगीर ने इसके पीछे एक कंसेप्ट रखा था। जहांगीर का कहना था किसी को भी मुझसे मिलना है, मतलब अगर राजा से मिलना है तो वो आए और इस घंटी को बजा देगा। जो भी इस घंटी को बजाएगा, तो बाहर खड़े जो दरबारी हैं उनको आदेश दिया गया था जहांगीर के द्वारा कि वो उस व्यक्ति को डायरेक्ट मेरे सामने ले आए। उसके लिए किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं होगी। लोग इस चीज से बड़ा खुश रहते थे जहांगीर की, समझ रहे हो बात को। इसके टेन्योर में जो गरीब प्रजा है, गरीब प्रजा का कतई शोषण नहीं हुआ है, इस वजह से लोग इससे बड़ा खुश रहा करते थे और लोग इसको न्याय का राजा बोलते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्याय का राजा किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा आपका जहांगीर। इवन जहांगीर के टेन्योर में ही चित्रकारी अपने चरम पर थी, पेंटिंग अपने चरम पर थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कौन सा मुगल शासक है जिसके टेन्योर में चित्रकारी अपने चरम पर थी, तो आपका आंसर होगा जहांगीर। तभी आप देख रहे हो इस टाइम की ये पेंटिंग बनाई है कुछ चित्रकारों ने, जिसमें ये दिखाया गया है कि जहांगीर आप देख रहे हो गरीबों को गले लगा रहा है। इवन ये भी बोलते थे कि जहांगीर के टेन्योर में कोई गाय, बकरी या कुत्ता जैसे कोई भी जानवर अगर आके इस चैन को बजा देते थे तो उनको भी जहांगीर के सामने ले आया जाता था। तभी देखिए नीचे डॉगीज वगैरह बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ या फिर व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज किंग ऑफ जस्टिस, न्याय का राजा इसको क्यों बोलते थे। साथ में आपको ध्यान रखना है, देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में आ चुकी है, 1600 में, ठीक है। तो 1600 के टेन्योर के बाद ही आप देख रहे हो 1608 में पहला ब्रिटिशर्स जहांगीर के कोर्ट में आया था, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये आप देख रहे हो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मदद लेने आया हुआ है। ये जहांगीर से परमिशन लेने आया था फैक्ट्री लगाने की 1608 में। तो ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 1615 में दूसरा ब्रिटिशर आया था जिसका नाम था सर थॉमस रो। ये भी फैक्ट्रीज की परमिशन के लिए आया था। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुझके जहांगीरी। ये पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और जहांगीर की टॉम्ब कहाँ है? लाहौर में। आज की डेट में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। अब बताइए जहांगीर तक हो गया है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। अब हमारे केवल 2 रूलर बचे हुए हैं, एक शाहजहां और दूसरा औरंगजेब। बताइए जल्दी से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, बताइए जल्दी बताइए, देर नहीं लगनी चाहिए, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। समय कितना हो चुका है? समय काफ़ी हो चुका है आज तो। कोई नहीं, पूरा करके ही हटेंगे। पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से ही समझ आना चाहिए। आप लोग बोलते हो अच्छे से समझ आ रहा है तो अंदर तक सुकून मिलता है, राहत मिलती है मुझे, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। समझ आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। और मुगल अंपायर आज पढ़ा रहा हूँ तो आज के बाद मुगल अंपायर से कोई क्वेश्चन गलत होना ही चाहिए, समझ रहे हो ना। यह वादा नहीं, दावा है मेरा, नहीं होगा गलत, ठीक है। बस आराम से जुड़े रहो। इसके बाद बस थोड़ी देर और लगेगी, पेशेंस रखो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। थोड़ी सी और क्लास बची है। अब देखो जहांगीर आता है। जहांगीर 1628 से लेकर 1658 तक रूल कर रहा है। 30 साल तक जहांगीर शासन करता है, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, शाहजहां। शाहजहां बेटा किसका है? जहांगीर का बेटा है शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? खुर्रम इसका बचपन का नाम है। और इसकी वाइफ का नाम क्या है? अर्जुमंद बानो। ध्यान रखना है, इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो जहांगीर था, जहांगीर के टेन्योर को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि चित्रकारी अपने चरम पर थी, फुल ग्लोरी में थी, किसके टाइम पे, तो आपका आंसर होगा जहांगीर। लेकिन अगर आपसे पूछता है या बिल्डिंग या आर्किटेक्चर अपने टाइम पर, किसके टाइम पर अपने फुल ग्लोरी पर था, चरम पर था, तो फिर आंसर क्या होगा? शाहजहां। शाहजहां के टेन्योर में ही सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अभी आप देखोगे भी। 1632 में ही फॉट द बैटल अगेंस्ट पोर्चुगीज टू एबॉलिश द इंपैक्ट ऑफ देम एंड टुक ओवर हुगली रिवर। इसने हुगली रिवर पर जो पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, 1632 में पुर्तगालियों को हराकर वापस से हुगली रिवर मुगलिया सल्तनत में मिला ली थी। ही बिल्ट अ सिटी नेम्ड एज शाहजहानाबाद। ध्यान रखना है, दिल्ली के पास इसने शाहजहानाबाद नाम के एक शहर की स्थापना भी करी थी। आज की डेट में जो पुरानी दिल्ली हो गया, दिल्ली 6 हो गया, ये सब शाहजहानाबाद ही तब हुआ करता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शाहजहानाबाद की स्थापना किसने करी, आराम से लगा दोगे, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, शाहजहां ने करी है।
टू बिकम एन एम्परर, औरंगजेब अरेस्टेड हिम इन आगरा फोर्ट। देखो होता क्या है कि 1658 में अब इसका टेन्योर जा चुका होता है, अब अपने बच्चों को ही दारोमदार देगा शाहजहां भी। शाहजहां के 4 बेटे होते हैं, ये 4 बेटे कौन कौन है थोड़ा सा यहां पर समझो, इनको मैं इधर लिखता हूं। शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा है नंबर 1, यह है दारा शिकोह, दारा शिकोह। और जो दूसरा बेटा है शाहजहां का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है औरंगजेब। तीसरा बेटा जो है शाहजहां का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुजा। और जो चौथा बेटा है शाहजहां का, इसका नाम है मुराद। ठीक है, शाहजहां के 4 बेटे थे। अब जाहिर सी बात है जो बड़ा बेटा होगा उसी को गद्दी देगा शाहजहां, तो दारा शिकोह को गद्दी पर बिठा देता है शाहजहां। जब दारा शिकोह को गद्दी पर बिठाता है तो इसका जो दूसरा बेटा होता है औरंगजेब, ये काफी महत्वाकांक्षी होता है औरंगजेब। बाय हुक और क्रुक ये रूल करना चाहता होता है तख्त के ऊपर, क्या बाप और क्या भाई इसको कुछ नहीं पता होता है, एनी हाउ रूल करना है मतलब करना है। और औरंगजेब क्या करता है, अपने पिता और भाई का विरोध कर देता है 1658 में, जैसे ही इसके पिता दारा शिकोह को गद्दी पर बिठाते हैं। अब यहां पर औरंगजेब को पता होता है कि भाई से तो बाद में निपट लेंगे, पहले पिताजी से निपट लो। तो पिताजी को तुरंत ही क्या कर लेता है, पिताजी को अरेस्ट कर लेता है। पिताजी के दरबार में ही पिताजी को अरेस्ट कर ले रहा है, मतलब समझ रहे हो क्या कंडीशन हो गई है। और शाहजहां को कैद खाने में बंद कर देता है। यही वो टेन्योर था जब शाहजहां ने औरंगजेब से एक रिक्वेस्ट करी थी कि हमें कहां पर कैद करो, हमें आगरा फोर्ट में कैद करो, क्योंकि आगरा फोर्ट के सामने उसने ताजमहल की स्थापना करी थी कि वहीं से मैं ताजमहल को देखता रहूंगा। और आगरा फोर्ट में शाहजहां को कैद किया था किसने, औरंगजेब ने। यह कैद किया था 1658 में, और वहीं पर 1666 में 8 साल बंद रहने के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के आखिरी दिन काफी मुश्किलात में बीते थे, कैद खाने में रहते हुए इसका दम टूटा था। अब देखो शाहजहां की जो बिल्डिंग्स हैं, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। गोल्डन एज ऑफ बिल्डिंग है इसके टेन्योर का, मतलब पूरे मुगलिया सल्तनत के। तो इसने तख्ते ताउस की स्थापना करी है, इसी को मयूर सिंहासन बोलते हैं हिंदी में, और इसी को इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में कोहिनूर जड़ा हुआ था। तो ये जो तख्ते ताउस है इसकी स्थापना मार्च 1635 में करी थी। इसके बाद नगीना मस्जिद की स्थापना भी शाहजहां ने करी हुई है 1635 में, सेम ईयर में। ताजमहल की स्थापना 1631 से 1653 में करी हुई है। ताजमहल के पीछे के कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने हैं आपको, जैसे कि 1631 में जब इसने स्थापना करी है ना, तो जो शाहजहां की बीवी थी, ये कौन थी, अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो अपने आखिरी बच्चे को जन्म दे रही होती हैं 1631 में। तो आखिरी बच्चे को जन्म देते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1631 में सेम ईयर ही, क्योंकि ये इनसे बहुत प्यार करता होता है, इस वजह से इन्हीं की याद में ताजमहल की स्थापना कराता है 1631 में। लेकिन ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल का टाइम लगता है। कितने, 22 साल का टाइम। ताजमहल को बनाने में ऐसा बोलते हैं कि 50,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे थे। ताजमहल को बनाने में 1,000 से ज्यादा हाथी भी लगे थे। समझ आई बात? ओके। ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्ट थे, इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये 2 मेन आर्किटेक्ट थे। पहले थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और दूसरे कौन थे? उस्ताद ईशा खां। ठीक है, तो ये जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे और उस्ताद ईशा खां थे, इन्हीं दोनों के हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा से ऐसा ताजमहल ना बना पाए, इस वजह से शाहजहां ने इनके हाथ कटवा दिए थे 1653 में। कुछ लोग बोलते हैं पूरे 50,000 वर्कर के हाथ कटवा दिए थे, नहीं ऐसा नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद रेड फोर्ट, लाल किले की स्थापना करी है 1638 में। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थापना करी है 1644 में, और मोती मस्जिद की स्थापना 1648 में करी गई है। देखो मोती मस्जिद जिसकी स्थापना शाहजहां ने करी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मोती मस्जिद की शाहजहां ने स्थापना करी है आगरा में। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी बनी हुई है, और दिल्ली वाली मोती मस्जिद की स्थापना औरंगजेब करेगा अभी आगे। ठीक है, तो ये हो गया शाहजहां का टेन्योर। शाहजहां कैद खाने में बंद हो जाता है, शाहजहां की मृत्यु भी हो जाती है 1666 में। यहां से इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आ जाते हैं शाहजहां का जो बेटा है औरंगजेब, गद्दी पर आ चुका है 1658 से लेकर 1707 तक। जितने भी मुगल राजा हुए हैं, सबसे ज्यादा क्रूर मुगल राजा और इस्लाम धर्म का कट्टर प्रचारक हुआ करता था औरंगजेब। औरंगजेब की अगर बात करें तो इसने आलमगीर का टाइटल एक्सेप्ट किया था। आलमगीर का मतलब है, इसके हिसाब से आलमगीर का मतलब था
कि अगर अल्लाह और प्रजा मतलब जनता के बीच में अगर कोई है तो वो आलमगीर है, मतलब औरंगजेब है। इसका ये भी कहना होता था कि अल्लाह जो भी कह रहा है वो हमसे आकर कहता है और मेरी बात ही अल्लाह का हुक्म है। समझ आई बात? और अगर आप मेरे हुक्म की तामील नहीं कर रहे हो तो इस केस में आप अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो, आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो और आपको जीने का कोई हक नहीं है। आपको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, जब ये क्या करता है 1658 में गद्दी पर बैठता है, पहले ही अपने पिता को क्या करता है, कैद खाने में बंद कर देता है 1658 में ही। फिर 1658 के बाद 1659 में अगले साल ये अपने बड़े भाई दारा शिकोह के खिलाफ बैटल लड़ता है। इसी बैटल को बैटल ऑफ देवराई के नाम से जाना जाता है। इसमें दारा शिकोह को हरा देता है। दारा शिकोह यहां से तो भाग जाता है, लेकिन इसे पता होता है कि दारा शिकोह कल को अगर आ गया तो वो जरूर मुझे मार देगा, क्योंकि दारा शिकोह एक वीर शासक होता है। दारा शिकोह वीर होता है, वो भी लड़ने में काफी अच्छा खासा होता है और दारा शिकोह निपुण होता है। जाहिर सी बात है वो डिजर्व कर रहा होता है, डिजर्विंग कैंडिडेट होता है तख्त के लिए, तभी तो शाहजहां ने उसको तख्त दिया होता है। लेकिन वक्त का तगाजा ही उल्टा बैठ रहा होता है, जिसकी वजह से दारा शिकोह गद्दी पर शासन नहीं कर पा रहा होता है। बैटल ऑफ देवराय भी हारता है क्योंकि मुगलिया सल्तनत ऑफिशियली किसके पास है, औरंगजेब के पास है। इस वजह से दारा शिकोह के पास अपने कुछ फेवरेट आदमी थे, बाकी पूरी सेना थोड़ी थी। इस वजह से दारा शिकोह बैटल ऑफ देवराय हार जाता है। लेकिन औरंगजेब मौका नहीं देता है। औरंगजेब क्या करता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि दारा शिकोह ने इस्लाम धर्म की अवहेलना करी है और इस इल्ज़ाम में उसको मौत की सज़ा सुना देता है और आदेश दे देता है कि वो जहाँ भी मिले उसको मार दिया जाए और दारा शिकोह को मरवा देता है। यहाँ से दारा शिकोह का चैप्टर क्लोज हो जाता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन है जिसने गीता को ट्रांसलेट किया है? जी हाँ, भगवत गीता को जिसने ट्रांसलेट किया है फारसी लैंग्वेज में। तो आपका आंसर क्या होगा? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने ही भगवत गीता को ट्रांसलेट किया है, किसमें? पर्शियन में, फारसी में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो औरंगजेब है इसने आलमगीर का टाइटल एक्सेप्ट किया, लेकिन औरंगजेब जो है इसको दो टाइटल लोगों ने दिए। ये दो टाइटल कौन कौन से हैं? एक तो जिंदा पीर का टाइटल है और दूसरा शाही दरवेश है। जिंदा पीर का टाइटल और शाही दरवेश का टाइटल इसको इसलिए दिया गया क्योंकि अपने आप में ये चलता फिरता इस्लाम अपने आप को कहता था। बात आ रही है समझ? इस वजह से इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और शाही दरवेश इसको इसलिए बोला जाता था, दरवेश मतलब फकीर, ओके। लेकिन फकीरों जैसी बातें करता था, लेकिन कौन से वेश में था? शाही वेश में था, एक राजा के वेश में था। इस वजह से लोग शाही दरवेश बोलते थे। इसको फकीर क्यों बोला गया, मतलब दरवेश क्यों बोला गया? क्योंकि हर टाइम इस्लाम की ही बातें करता था, इस्लाम का ही प्रचार प्रसार करता था। जो इस्लाम को नहीं मानता था उनको काफिर बोलता था। यहां पर ध्यान रखना है 1659 में कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट में इसने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी कराई है, मतलब राज्याभिषेक कराया है। तो ये मैं यहां पर अलग से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन एसएससी ये पूछता है कि कौन सा मुगल शासक है जिसने 2 बार अपनी कोरोनेशन सेरेमनी कराई है, 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया है। तो आपका आंसर क्या होगा? औरंगजेब। औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया है, एक जब अपने पिता को 1658 में कैद खाने में डाला तब, और एक जब अपने भाई को मारा है 1659 में, तब धूमधाम से इसने रेड फोर्ट में अपना कोरोनेशन सेरेमनी कराया। इसके बाद 1669 में इसने क्या किया? इसने झरोका दर्शन को बंद कर दिया। झरोका दर्शन एक ऐसा सिस्टम था कि जैसे कोई भी राजघराना होता था तो राजा अगर जैसे अकबर बैठा है या जहांगीर बैठा है, तो ये सब लोग जब हुआ करते थे तो इस टाइम में ऊपर से विंडोज बना दी जाती थी, जिससे महिलाएं यहां पर सारी चीजें सुन पाती थी। महिलाओं को भी हक होता था सारी चीजें देखने का, नृत्य वगैरह देखने का, लोक नृत्य जो भी होते थे। और जो खास महिलाएं होती थी वो बीच में एडवाइस भी दे देती थी। तो ये सारी चीजें चलती थी, लेकिन इसने कहा ये इस्लाम के खिलाफ है, महिलाओं को शासन में बीच में नहीं बोलने का हक है, और झरोका दर्शन को इसने बंद करा दिया। इन 1669 ही टर्मिनेटेड ऑल म्यूजिशियंस ऑफ हिज कोर्ट। 1669 में जितने भी म्यूजिशियंस थे उसकी इसने छुट्टी कर दी। इसने कहा सबकी छुट्टी आज से, लॉकडाउन के तहत आपको क्या करना है? वर्क फ्रॉम होम करना है। समझ गए? तो सारे म्यूजिशियंस की छुट्टी कर दी। क्वेश्चन पूछता है सारे म्यूजिशियंस को बैन करने वाला कौन था? ये औरंगजेब ही था। इसने मदिरा को भी बैन किया था, वाइन को बैन किया था अपने टेन्योर में। ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा वो एक अलग चीज़ है कि इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। ये कहता था कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है, इस्लाम में म्यूजिक की जगह नहीं है, लेकिन वो एक अलग की बात है कि औरंगजेब खुद वीणा बजाता था, ये खुद एक वीणा वादक था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
1670 में ही एबॉलिश्ड तुलादान सिस्टम। जो अकबर चला रहा था जो तुलादान सिस्टम, वो तुलादान सिस्टम भी इसने बंद कर दिया 1670 में। ध्यान रखिएगा, फारसियों का एक त्योहार था नौरोज फेस्टिवल, जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था? 1265 में, स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, वो मैंने अभी आपको पढ़ा ही नहीं है वैसे, बट आप लोगों ने पढ़ी होगी आई होप। तो बलबन ने जो नौरोज फेस्टिवल स्टार्ट किया था, उस नौरोज फेस्टिवल को पूरी दिल्ली सल्तनत मनाती हुई आ रही थी, अभी तक भी वो मनाया जा रहा था। इसने नौरोज फेस्टिवल को मनाना बंद कर दिया, ध्यान रखिएगा। 1679 में इसने री इम्पोज किया जजिया टैक्स। इस जजिया टैक्स को फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, उसके बाद अकबर ने इसको हटाया और इसने री इम्पोज कर दिया, फिर से लगा दिया, ध्यान रखिएगा। अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो कुछ खास बिल्डिंग नहीं है इसकी, बस आपको ध्यान रखनी है 2 चीज़ें। मोती मस्जिद की स्थापना इसने रेड फोर्ट में करी हुई है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो मोती मस्जिद है जिसकी स्थापना शाहजहां ने करी हुई है, ये आगरा में करी हुई है, यही बड़ी मस्जिद है, यही मेन मस्जिद है। अब देखो यहाँ पर भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मोती मस्जिद की स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर क्या होगा? शाहजहां। मतलब ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन था, मोती मस्जिद की स्थापना किसने करी, हु बिल्ट मोती मस्जिद, योर आंसर विल बी शाहजहां। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा हु बिल्ट मोती मस्जिद इन दिल्ली, इन दिल्ली, दिल्ली में किसने स्थापना करी, तो फिर आंसर क्या होगा? औरंगजेब। समझ गए बात को? जब भी आप रेड फोर्ट में जाओगे तो अंदर जाके देखोगे बिल्कुल छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, उसको भी मोती मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसकी वाइफ जो थी इसकी वाइफ का नाम था दिलरास बानो। यहां पर मैं लिख देता हूं दिलरास बानो। तो दिलरास बानो की याद में, ये एक ईरानियन महिला थी, इनकी याद में इसने बीबी का मकबरा बनाया था, क्योंकि वाइफ थी इसी वजह से बीबी का मकबरा इसको बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं की समाधि स्थल है ये, और इसी को ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसको ब्लैक ताजमहल इसलिए बोलते हैं, ये बीबी का मकबरा है आपके सामने, आप देखो ये बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन ये ग्रे शेडेड पत्थरों का बना हुआ है। इस वजह से इसको ताजमहल की नकल के नाम से भी जाना जाता है, ये ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी के नाम से भी जानी जाती है, और इसी को ब्लैक ताजमहल बोलते हैं। इसकी टॉम्ब कहां पर है? औरंगाबाद में। मतलब औरंगजेब की टॉम्ब भी औरंगाबाद में और बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में। औरंगाबाद जब आप जाओगे बीबी का मकबरा, तो इसी के जस्ट बराबर में टॉम्ब बनी हुई है औरंगजेब की। तो ये था हमारा मुगल अंपायर। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज आप सभी को क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, ये उम्मीद मैं रखता हूं। और कल 15 मई से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए मैं आपको वादा करता हूं, जिसके लिए भी जीएस कोई भी प्रॉब्लम रखती है, जीएस आपको कभी याद नहीं हुई है, आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ तैयारी करोगे, और ये मेरा वादा है कि अगर मैंने आपको जीएस पढ़ा दी तो 20 से ऊपर क्वेश्चन आप स्कोर करोगे ही करोगे, ये वादा है मेरा आपसे। सबसे स्टैटिक जीके से लेकर हर एक कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, आप प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस रेफरल कोड का ध्यान रखें, ये डिस्काउंट कोड है वरुण 777, इसका आप यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो एसएससी लीजेंड कल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, पवन राव सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बरखा मैम आपकी इंग्लिश पढ़ा रही हैं, रानी मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अमन श्रीवास्तव आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और प्रतियोगिता मंत्रा पढ़ा रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। क्लास को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए आराम से। और अब मैं भी जाता हूं, सुल्तान को नींद आ रही है। बाय 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 एवरीवन, टेक केयर। क्या हुआ, डायलॉग सुनना है क्या? मुझको लंबी उम्र की दुआएं मत दो, जितनी भी गुजरी है नागवार गुजरी है। समझे बात को? हाँ जी मिनेश शर्मा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आखिरी जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, पर 1857 की क्रांति में भाग लिया था उन्होंने। हाँ, पीडीएफ के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा मैं बता नहीं पाया। पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैं शेयर कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में। अगर अभी नहीं कर रहा हूं तो मॉर्निंग तक जरूर कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर शेयर कर रहा हूं सेम पीडीएफ पूरी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू टू एवरीवन, बाय।